मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप हमेशा हेल्थ कॉन्शियस रहे हो और क्योंकि आपके पिताजी रुस्तमे दारा सिंह, रुस्तमे हिंद, रुस्तमे दारा सिंह, और हम में से बहुत से लोग उन्हें श्री हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं बजरंग और भक्त होते हैं। यहाँ बजरंग बली ने एक भक्त चुना अपना कि तू ये मेरा किरदार करेगा, ये ऊपर वाले का ही ऑर्डर था। और 30 साल मैंने भी बजरंग बली की सेवा की है। मैं आपको बता दूं, आज तक ऐसे कोई हनुमान जी नहीं आए स्क्रीन पर। हाँ, जब डैडी कुश्ती में आए तब तक गामा बंद हो चुके थे कुश्तियां लड़ने। गामा हिंदुस्तान के ही थे। हाँ, वो हिंदुस्तान के थे लेकिन पाकिस्तान चले गए थे वो पार्टीशन में। आपका मतलब फिल्मों में आना बहुत लेट हुआ क्या? नहीं, मैं स्टार्टिंग में मैंने बचपन में डैडी का बचपन के रोल किए एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो मेरी पहली पिक्चर आई थिंक लगी थी 1971 में। 71 में राय जानना जरूरी होती है। तो आज की तारीख में जो देश का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, अब मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से इस देश को मिले तो ये देश सही दिशा में चलने लग गया है। उससे पहले ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा चलता था। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में जो मेहमान उपस्थित हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक ऐसा मुकाम बनाया है, अपनी एक ऐसी छवि बनाई है कि जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो कभी हम उन्हें देख के मुस्कुरा देते हैं, कभी उन्हें देख के गुस्सा आ जाता है और कभी कभी उन्हें देख करके जोश भी आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दमदार पर्सनालिटी के मालिक, हमारे सिंह इज किंग, मिस्टर विंदु दारा सिंह। सर थैंक यू। वेलकम। क्या इंट्रो है, वाह वाह। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, अल्फा टॉक्स पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया चैनल बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्लीन हेल्दी सामान उस पर आता है, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो इट्स अ प्लेजर। उसका रीज़न सर सबसे पहले तो ये है कि आप जैसे इतने बेहतरीन और प्यारे लोग हमारे पॉडकास्ट में आते हैं। हाँ। और आपको देखने के लिए ही लोग आते हैं, और आपकी वजह से लोग हमको भी देख लेते हैं। नहीं मयंक, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, डोंट वरी। मेन चीज़ यही है कि पॉडकास्ट जो है पूरी दुनिया करने लग गई है, लेकिन साफ सुथरा जो फैमिली के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के ऐसा चैनल वो आप लोग चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हमें चाहिए कि ऐसे चैनल हो जो बच्चे जब सब्सक्राइब करें, फैमिली जब सब्सक्राइब करे तो घर में बिंदास टीवी पे कोई भी जो भी प्रोग्राम उस चैनल पे है हम देख सकें। तो बहुत सारे चैनल ऐसे जो यूट्यूब पे सेंसर होता नहीं, तो कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है सडनली जो लगता है ये भगवान ये क्या आ गया। तो इस चैनल पे गारंटी है कि कुछ रॉन्ग नहीं आएगा। सर बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी वर्ग को बिलोंग करते हैं, कुछ यूथ को बिलोंग करते हैं, कुछ गर्ल्स के लिए बिलोंग करते हैं। आप कुछ ऐसे चेहरे हो दुनिया में, कुछ ही मतलब खासतौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर आप जैसे चेहरे कुछ ही हैं जो कि फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जिन्हें पूरे परिवार के साथ लोग बैठ के देखना पसंद करते हैं, जिनको परिवार का बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जानता है। हम कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो गलत बच्चों के लिए कुछ गलत है। जैसे मैं कुछ जब भी प्रमोट करता हूँ, कोई ब्रांड को करता हूँ, तो कभी भी ज़िंदगी में मैंने कोई गुटखा, सिगरेट ऐसी चीज़ें कभी प्रमोट नहीं की, ना मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बैटिंग का ऐप, कोई ताश का ऐप, कोई वो ऐसी रम्मी पम्मी, वो कुछ भी दे दे मैं कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में, बिकॉज वो गलत है, लोगों के लिए गलत है। तो हमेशा जब मैं करता हूँ तो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा देख के करता हूँ, फिर दिल से करता हूँ। एक बार जब मैं जुड़ जाता हूँ। हाँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप हमेशा हेल्थ कॉन्शियस रहे हो और आप हेल्थ को और स्वास्थ्य को प्रमोट करते आए हो। बिल्कुल। तो क्योंकि आपके पिताजी रुस्तमे दारा सिंह, रुस्तमे हिंद, रुस्तमे दारा सिंह, हम उनको इसी नाम से जानते हैं, और हम में से बहुत से लोग उन्हें श्री हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। जय बजरंग। और ऐसा होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को कुछ काम करने भेजता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दारा सिंह जी को बजरंग बली ने भेजा था कि तू जाके रामायण में मेरा ये किरदार कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजरंग बली एक ऐसे भगवान है जो जीते जागते अभी भी यहाँ है। हाँ, कलयुग में भी है। वो हमें देख रहे हैं अभी, हम क्या बात कर रहे हैं। और अगर हमने कोई गलत बात की तो हमारी नानी भी याद दिलवा देंगे। तो इतने पावरफुल भगवान है, मुझे समझ नहीं आता। एक इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से 50-60 लाख लोग एवरी डे बजरंग बली को याद करते हैं, और वो हर जगह कैसे हैं वो समझ के बाहर है, लेकिन वो हैं।
ये मेरी गारंटी है कि वो हर जगह है। तो इट इज़ अनबिलीवेबल पावर ऑफ द ग्रेट बजरंगबली ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री एक अलग ही स्पिरिचुअल और हिंदुइज्म एक अलग ही रिलीजन है जो ज़बरदस्ती नहीं करता। हम किसी को ये नहीं बोलते बच्चे को उठते ही कि भाई तूने जाके मंदिर में प्रे करना है, ये टाइम पे जाना है, या ये ज़रूरी है तुझे करना, कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये ऐसा रिलीजन है कि ये हमारे अंदर इनबिल्ट ऑटोमेटिकली होते जाता है और हम भगवान को याद करते रहते हैं। और मेरे पिताजी ने एक फिल्म की थी जय बजरंग बली 1974 में उसकी शूटिंग हो रही थी एंड वो पिक्चर में है बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और उसके बाद उनने एक आध बार और कोई भी नहीं, उसके बाद कुछ नहीं किया हनुमान जी का। हनुमान जी के पहलवान लोग हनुमान जी के भक्त तो होते ही हैं, तो हनुमान जी का उनके ऊपर आशीर्वाद था। और एक दिन रामानंद सागर जी का फ़ोन उसके जो पोते हैं, वो मेरे दोस्त थे मेरे क्लास में, उनका आ गया कि भाई डैडी को लेके आ जा, पापा जी पागल हो गए। मतलब पापा जी आपको कॉल आ गया? वाह। ज्योति सागर का मुझे फ़ोन आया जो रामानंद सागर के पोते हैं कि डैडी को लेके दादाजी को हमारे घर पे आ जाए, जो कि उनका घर आधा किलोमीटर भी नहीं है, और पापा जी पागल हो गए। तो पापा जी को पागल होने का मतलब उसके दादा को वो ऐसा बोल रहा, तो मैं बोला तू पागल हो गया है? क्या हो गया? बोलता टीवी करेंगे, हमें टीवी आता ही नहीं। तो मैंने बोला भाई ये क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा टीवी करेंगे बोल रहे हैं, तो आप आ जाओ, जो उनका सुन लो। तो मैं कहा क्या बनाना चाहते हैं? तो उनका रामायण बनाना चाहते हैं टीवी पे। ये सब रोज फोन पे बात हो गई। मैं डर गया, मैं कहा रामायण बनाया था? तो डैडी बोला हनुमान। और डैडी की तब उम्र हो रही 60 के आसपास थी। डैडी की हाइट एक्चुअली क्योंकि हम तो 6'2.5". 6'2.5". हाँ, मैं 6 फुट का हूँ, मेरे से भी 2.5 इंच ऊपर थे। अच्छा। तो जब उन्हें बताया तो मैं कहा डैडी ये उम्र में हनुमान जी करेंगे? मुझे नहीं लगता। बोला भाई मुझे कुछ नहीं पता, तू लेके आ जा 5 बजे शाम को, फिर जो होगा डिसाइड। मैं गया डैडी के पास सीधा, उनको बताया। बोला बिंदु कुछ भी हो जाए मना करना है, हम ये नहीं कर सकते। अच्छा। बोल मना। तो हम चले गए 5 बजे शाम को एग्जैक्ट पहुंच गए। पापा जी सामने बैठे, उनके सब बेटे साइड में बैठे, मैं ज्योति हम सब बैठ गए। और मेरे को पता था डैड मना करने वाले हैं। तो बैठ गए। बोला हाँ भाई दारा शुरू हो जा, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, शूटिंग करने जा रहे हैं। तो डैडी कहा पापा जी कोई यंग बच्चे को लो, अभी जो नवे हैं, मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं हनुमान जी नहीं कर सकता। तू भगवान का ऑर्डर बना करेगा। तो डैडी डर गए, ये क्या बोल रहे हैं? वो तो भगवान का ऑर्डर तरीका इन्फ्लुएंस करने का। रामानंद सागर जी के घर पे ना, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि घर पे बड़े बड़े फोटो लगे होते थे कृष्ण जी के, राम जी के, शिव जी के, मतलब ये दीवार जितने बड़े पेंटिंग्स, कटआउट टाइप। हाँ पेंटिंग बड़ी बड़ी। और उनके घर में बहुत हिट फिल्में उन्हें दी थी। तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, बहुत सुपर हिट सागर फिल्म्स बहुत बड़ा था। फिर उनकी 3-4 फ्लॉप पिक्चरें आई थी। अच्छा। तो वो मारुति गाड़ियां भी टूटी टूटी रह गई थी, पेंट भी अच्छी तरह नहीं हो रहा था, तो उनको अपसेट थे। गर्दिश आ गई। और फिर उनको ऊपर वाले ने ये रामायण बनाने बोला कि भाई तू रामायण बना, आइडिया दे दिया। वो थे भी भक्त। तो उनने जब ये रामायण बना रहे थे तो ऑलरेडी सब कास्टिंग वास्टिंग कर रहे थे। अच्छा। और उनको रात को ड्रीम आ गया। अच्छा। और ड्रीम में उनको दिख गया कि अरुण गोविल राम है, दीपिका जी सीता है, और हनुमान जी डैड है। तो उन्होंने कहा भगवान का ऑर्डर है। भगवान का ऑर्डर है। हाँ, तो भगवान का ऑर्डर में कोई क्या मना करेगा, क्या बोलेगा? उन्होंने कहा जो सबको जितने पैसे दे रहा हूँ तेरे को सबसे ज्यादा दे रहा हूँ, तू ही करेगा। और वो भी उमर गांव में शूटिंग। तो डैडी कुछ बोल नहीं पाए, मेरी तरफ देखा, मैं तो चुप। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो उस घर में जाके पूल खेल रहा था, खाना खाता था। तेरे को लेके गया था कि तू मना करने के लिए। उस घर में मैं कोई बोल नहीं सकता था, वो मेरा अपना घर है। हम वहाँ पूल खेलते थे, बड़ा पूल का टेबल था। खाना उनके घर में मैं बताऊँ, सागर साहब के घर में बहुत लोग थे, तो उनके पास खाने की ना बड़े बड़े वो होते थे, जैसे फ्रिज नहीं होता कूलर जो उसमें सामान रखते हैं, वैसे गर्म रखने का उनके पास होता था बड़ा। तो जो भी टेबल पे आके बैठ गया सीधा खाना आके गर्म आके वापस से ले जाता था, लंगर जैसा। कहा तो बहुत खाया उनके घर में, तो हमने मना नहीं किया। और फिर जब ये शो शुरू हुआ तो लगा इससे बेटर डिसीजन क्या हो सकता नहीं होता।
नहीं, लेकिन मुझे इसकी कास्टिंग करने का जो तरीका था पहली बात, और कास्टिंग करने के पीछे की जो कहानी थी, अच्छा फिर डैडी ने आपको बोला नहीं कि देखो तो मैं ले गया था कि मना करना है? ना 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 ना, डैड ने कहा हाय हाय होने लगता है यहाँ तो सर ऐसा होगा कि हर बाप अपने बेटे को लॉन्च करते हैं, पहली बात बेटे ने अपने बाप को लॉन्च कर दिया रामायण में। नहीं नहीं भाई, बाप तो हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं, थे, लेकिन हम तो फिर कुछ भी नहीं- आपके थ्रू हाँ, कास्टिंग गई। वो लोग ने वो डायरेक्ट भी कर सकते थे। उस जमाने में ये सब मोबाइल होते नहीं थे, हाँ। तो लैंडलाइन ही बजती थी। हाँ। तो ज्योति और मैं, हम लोग सब रोज साथ में टेबल टेनिस और ये पूल खेलते थे, बहुत क्लोज थे। तो जब सोचा उन्होंने दादाजी को बुलाना, तो ज्योति की ड्यूटी लगी, क्योंकि मैं उनके घर में पढ़ा रहता था, वो मेरे पास आता रहता था। तो उसीलिए मेरे को फोन आया, वरना डैड को वो डायरेक्ट पापा जी भी कर सकते थे फोन, लेकिन हम लोग क्लोज थे। अच्छा, तो मनाने के लिए कि इसके थ्रू जाओ तो ज़्यादा नहीं, सही ऐसा रहेगा, कुछ कहानी नहीं है। है, ऐसा कुछ नहीं, उनका ऑर्डर ही था। अच्छा। उनको भी ऊपर वाले ने वरदान दिया था कि आप ऐसी एक चीज बना के जाओगे जो सागर आर्ट मैं बोल रहा जिंदगी भर के लिए बजरंग अमर हो बली के जाएगा। लोग भक्त होते हैं, यहाँ बजरंग बली ने एक भक्त चुना अपना कि तू ये मेरा किरदार करेगा, ये ऊपर वाले का ही ऑर्डर था। और 30 साल मैंने भी बजरंग बली की सेवा की है। मेरे हिसाब से जितनी सेवा मैंने की है हनुमान जी की, उतनी पूरे इंडिया में और किसी मैं ने आपको नहीं बता दूं, आज तक ऐसे कोई हनुमान जी नहीं आए स्क्रीन पर की। हाँ, जो डैडी जैसा दारा कोई सिंह नहीं जी आता। का इमेज बदल सके, हम सब जब आंख बंद करते हैं तो डायरेक्ट वो दिखते हैं। दिखते हैं। तो मैंने जितना किया है, और अगर बजरंग बली की आवाज की कल्पना की जाए कि बजरंग बली की आवाज कैसी होगी, तो दारा सिंह जी की आवाज आती है। हाँ, नहीं, दारा सिंह जी की आवाज़, जो रियल आवाज़ दारा सिंह जी की है, वो महाभारत में। हाँ महाभारत में भी BR जी का फोन आया। हाँ, एक सीन है भीम, पर्टिकुलर सीन जहाँ पे भीम पूछ नहीं उठा पाता। हाँ, तो वो सीन में डैड है। लेकिन ये रामायण है, वो आवाज़ भी डब है, डब है? क्योंकि वो लोग वो शूटिंग गवा कर रहे होते थे उमरगांव में, और डबिंग हो रही होती थी इधर सबकी। तो डैड की आवाज़ नहीं है, लेकिन डैड है, और हनुमान जी अब ये तो आप ये देखिए, पहला खुलासा आज हमारे पॉडकास्ट में हो रहा कि आवाज दारा सिंह जी की नहीं थी, लेकिन नहीं, हमें बजरंग बली की आवाज में वही हाँ, दिखते हैं। जो जय बजरंग बली फिल्म है उसमें डैडी की आवाज़ है, महाभारत में डैडी की आवाज़ है। और डैड ने सिर्फ जय बजरंग बली, महाभारत, और एक फिल्म है लव कुश, लव कुश, उसमें हनुमान जी का काम किया है। जितेंद्र बने थे राम, और हनुमान जी ये थे। तो उनने सिर्फ 3 बार किया है। मैंने इतना किया है कि मुझे लगता है कि 30 साल के अंदर मैंने 1000 से ऊपर 2000 दिन हनुमान जी की सेवा की है, और मैं आज भी करता हूँ। हमारा एक शो है जय श्री राम, हम जाते हैं पुनीत सर के साथ और वो शो करते हैं। तो हनुमान जी की सेवा मैं करते ही जा रहा हूँ। पर जिस दिन मेरा पहला शो आई थिंक सोनी टीवी पे आया था, जय वीर हनुमान, तो डैड को मैं बोला, डैड मुझे हनुमान जी का काम मिला है, उनका सेवा करने। आपको भी? हाँ, तो उन्होंने बोला इधर आ जा। मैंने आज तक तभी तुझे कुछ नहीं बोला, तू जो काम करता है, जिधर जाता है शूटिंग में, कभी कुछ नहीं बोलता, पर यहाँ आ जा, तू इधर बैठ जा। हनुमान जी के काम करने जा रहा है, तो तुझे आज मैं रूल्स बताता हूँ। रूल्स? रूल्स? बोला हाँ, कोई नॉनवेज नहीं खाना, हाँ कोई दारू पारू टच नहीं करना, कोई जो लड़की वड़की सेट पे है वो सब एब्सोल्युटली मदर सिस्टर के जैसे, मतलब रिस्पेक्ट से, और बात ही नहीं करना एक्चुअली। कोई वर्ड से, मुंह से उल्टा वर्ड भी नहीं बोलना, मतलब ही नहीं रखता। हाँ, कोई गलत बात कर रहा तो वहां बैठना भी नहीं। ये रूल है। प्रॉपर सात्विक होना जरूरी है। हनुमान जी का सेवा करने के ये रूल ये है। है। अगर तूने नहीं किया तो ऐसी लात पड़ेगी कि तुझे पता हाँ, वो चलेगा ऐसे गदा मारते हैं फिर वो। हाँ, डैडी सोते थे ना रात को, तो सोते टाइम वो हनुमान जी के डायलॉग बोल रहे होते थे। रामायण तो खत्म हुए 15-20 साल हो चुके थे। हाँ। तो मम्मी उनको उठाती थी, हाय हाय हाली भी हनुमान जी से डायलॉग बोल रहे हैं। तो डैडी क्यों डिस्टर्ब किया, बोला चुप हो जाओ, सो जाओ। तो इतना पावरफुल गॉड है वो। और मुझे भी पता चल गया है उनकी 30 भक्ति साल में के है ये बात कि वो आपको बहुत अलग हाँ, हमारे पास तो हनुमान जी का वरदान है फैमिली में। सेकंड मुझे मौका मिला है बार बार, मोदी जी से 2 बार तिलक लग चुका है मेरा रेड फोर्ट पे हनुमान जी की सेवा करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोनों से 2-2 बार। क्या चाहिए सर? हाँ, ये बस कृपा है उनकी, कृपा है उनकी। और 61 पे भी जाके अब हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। 61? 61 सर मजाक मत करो सर। 61 एज इज जस्ट अ नंबर। मेरा दिल 18 ही है। नहीं, पर 61 हम लोग का 40-50 के आसपास ही चल रहा होगा ये मामला। 61 हो गए, लेकिन आई डोंट काउंट इट एज एज। तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, हेल्थ का ख्याल रखना है। बस वही हेल्थ के लेके मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि डैडी तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो ये उनकी वजह से आपके अंदर आया या आपके अंदर भी जेनेटिक था ये? नहीं है, मैं बच्चा था ना, तो मैं क्लास में सबसे वीक बच्चा था। अच्छा। पतला सा, चश्मे लगे हुए, बहुत वीक बच्चा। तो आई वाज द वीकेस्ट चाइल्ड इन जमुनाबाई नर्सरी स्कूल थ्रू आउट।
तो मैं लोग मजाक उड़ाते थे, तो दारा सिंह का बेटा है झूठ बोल रहा है। तो जिधर भी जाओ वहाँ पहले के ज़माने में टिकट भी लेने जाते थे थिएटर में कोई भी, तो अगर फिल्म वाला है तो उसको टिकट मिलती थी। तो मैं जब जाके बोलता मैं दारा सिंह का बेटा हूँ, बोलते चाहे तो फिर कहीं तो झूठ बोल रहा है। तो मैं डैड को बोला यार कर्स हो गया आपका बेटा पैदा होने, ये तो बहुत रॉन्ग है। अच्छा। तो डैड ने कहा देख सुन, तू जब 8th स्टैंडर्ड में आएगा ना, खत्म कर देगा ये स्टैंडर्ड, तब तू मेरे पास आना, तब तक तू लंबा हो रहा है। तो ये मैं बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो बच्चे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें मेरी एडवाइस जो मेरे पिताजी ने मुझे दी वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा एडवाइस एक दूसरे को देना चाहिए ताकि हेल्प हो। तो जब बच्चे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, प्लीज़ वेट टिल यू आर फुली टॉल, जितना टॉल आप होने वाले हैं। और जिस दिन आप पहली बार जिम गए, डायरेक्ट ट्रेनर के पास जाके शुरू मत हो जाए। कोशिश करें कि दंड, पुशअप्स, बैठक, सिटअप्स एंड पुलअप्स, ये 3 चीज़ें आप करें पहले। वो जो बॉडी बनेगी उसके बाद जब आप जिम की बॉडी बनाएंगे वो जिंदगी भर रहेगी। ये नर्सरी है। हाँ ये नर्सरी है, ये आपको नर्सरी करनी पड़ेगी, लोअर केजी एंड सीनियर केजी। ये जब आप 50-100 तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो वो बॉडी जाएगी नहीं। अगर आपने जिम में जाके डायरेक्ट एक्सरसाइज कर दी तो बहुत फास्ट बॉडी बनेगी, उसके बाद वो बनेगी ही नहीं, और फिर आप डिसहार्टेड हो जाएगा, आपको लगा छोड़ना यार क्या बॉडी। अच्छा ये सच है ना कि अखाड़े वाली बॉडी बहुत समय तक चलती है, लंबा चलती है। अखाड़े वाले को तो कुछ होएगा ही नहीं, है ना, वो तो है ही दंड बैठक, क्योंकि फादर भी आपके वही बॉडी लेके। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड 8th खत्म हो गई तो मैं भागा डैडी के पास। उन्होंने कहा इधर आजा, लंगोट बांध ले। तो उस जमाने में लंगोट होता, आजकल सपोर्टर है, वो भी एक चीज़ होती है जो प्लीज़ जो भी जिम जाते हैं वो पहने सपोर्टर। आप अंडरवेयर पहन के एक्सरसाइज नहीं कर सकते वरना आपको हर्निया होगा, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। एंड खाना पीना खा के भी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, खाली पेट पे होनी चाहिए। लोग यहाँ भी पता नहीं ट्रेनर भी ऐसे आए हुए हैं नवे कि भैया आप 4 अंडे खा के आ जाओ, ना सब पता नहीं क्या एडवाइस। अपनी बॉडी अपना कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, जल्दी बना के दे हमको। पता नहीं क्या है सिस्टम, खाली स्टमक पे आफ्टर गोइंग टू द लू यू एक्सरसाइज। तो मैंने स्टार्ट कर दिया 9th स्टैंडर्ड में। जब मैं गया तो सारे स्कूल के बच्चे देख रहे थे इसको क्या हो गया वे, ये चेंज हो गया है। अब उल्टा के तो दारा सिंह का बेटा दौड़ाते ही चुप होने लग गए। और मैं तो रोज आदत पड़ गई थी मुझे मारते मारते मारते, जब तक मैं 9th स्टैंडर्ड के एंड में आया मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था। मारते मतलब दंड बैठक, दंड बैठक, पुलअप्स। तो इतना स्ट्रांग हो गया था कि मुझे फीलिंग आई थी सबसे स्ट्रांग हो गया हूँ। और 10th में तो मैं सबसे स्ट्रांग हो गया था। तो जिन लोगों ने मुझे तंग किया था उसके बाद मैंने उन्हें बोला भाई बाहर आओ, गार्डन में तुम्हें ठीक कर रहे हैं स्कूल के। तो बोला भाई तुम माफ कर दे, अब तो हमसे स्ट्रांग हो गया है। तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है आदमी तो ठंडा भी हो जाता है। तो फिर नहीं मारा, लेकिन दिल था कि एक आध थप्पड़ उनके जड़ दूं जो इतना 8 साल मुझे तंग किया। लोगों के दिमाग में एक अजम्पशन रहता है कि जो पहलवान होते हैं और वो काफी वैसे बुद्धि से बड़े वैसे होते हैं, थोड़ा सा गर्म मिजाज के होते हैं, सटके होते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछता हूँ कि हमने तो स्क्रीन पे जितनी बार भी दारा सिंह जी को देखा तो वो बड़े कूल माइंडेड और शांत, तो वो एक्चुअल में कैसे थे? बहुत कूल माइंडेड, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं था। मगर मैंने आज तक, मेरे को लगता है अपने डैड के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी जो बिताई है उसमें मैंने 1 या 2 बार उनको गुस्से में देखा है। इस पॉइंट पे ही आने वाला हूँ मैं। हाँ, 1 या 2 बार गुस्से में देखा, बाकी उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता। तो उन्हें जो 1 या 2 बार गुस्सा आया तो किस पे आया? पहली चीज़ तो ये। 1 बार तो मेरे पे आया। हाँ, आप आ गए पहले विक्टिम, सेकंड विक्टिम आप? पहला विक्टिम मैं। हाँ। मैंने गलती की। तो क्या किया उन्होंने आपके साथ? अब ये बहुत फनी केस है भाई। मैं होऊंगा, गौर से सुनिए, आज एक और खुलासा होने जा रहा है। 3 साल का 3 साल का होगा मैं। आप 3 साल के थे? 3 साल का बच्चा। अब 3 साल का इतना सा बच्चा होता है और गाड़ी का शौक हमें। गाड़ी डैडी लोग चलाते थे, हमारे पास होती थी मर्सिडीज और इम्पाला। उस जमाने में इम्पाला गाड़ी होती थी। तो डैडी मर्सिडीज लेके शूटिंग पे निकल गए, इम्पाला खड़ी थी, मुझे पता था चाबी कहाँ है। तो मैंने अलमारी खोली और वो चढ़ गया ऊपर। अलमारी में ना ऐसे जैसे एक लकड़ी का है, इस पे एक लात रखी, फिर चढ़ा, यहाँ पकड़ के दूसरी लात रखी और चाबी को पकड़ लिया। सेल्फ निकाला। चाबी को पकड़ के चुपचाप नीचे जाके 3 फ्लोर वो गाड़ी खड़ी हुई ऐसे इम्पाला लंबी वाली, उसकी चाबी खोली। अब देख रहे थे हम कैसे ड्राइवर चलाता है, कैसे डैडी चलाता है, सब देख रहे थे। गाड़ी खोल के अंदर बैठा छोटू सा बच्चा, ना आगे दिखे ना पीछे, स्टीयरिंग की हाइट का। और मैंने कर दी स्टार्ट। ओके। वो जब स्टार्ट की तो वो रिवर्स में थी, तो गाड़ी डुब 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 करके ना रोड तक आ गई।
रोड तक। पूरी बिल्डिंग में हंगामा हो गया और रोड मतलब किधर ठुकी वुकी नहीं, बस यानी आप सोचोगे यहाँ से लेके 6 फुट 8 फुट पीछे चलेगी और मैं रोड पे आ गई थोड़ी गाड़ी। तो सब आ गए, मम्मी आए, गुस्से में आ गए, खुशी ने आके गाड़ी वापस अंदर की और डैडी की वेट हुई। डैड आए। अच्छा। डैड रात को आए तो मम्मी ने कहा हाय हाय बिंदु ने देखो क्या कर दिया। बोला क्या कर दिया? और गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो गेट तक चले जाए, कोई मर जाता कोई पीछे होता तो क्या होता। तो डैडी आए, बोला बिंदु तूने गलत किया ये, अब बताइए हुआ कैसे। तो मैं कहा डैड मैंने अलमारी खोली तो चाबी मेरी पॉकेट में गिर गई। अच्छा। तो मैंने सोचा ओह ये तो भगवान, ये तो यानी मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, और मैं चले गया। बोला अच्छा। हाँ। उनने चाबी रख दी ऊपर, बोला अब ये करके दिखा। हाँ। तो मैंने कुछ 100-200 बार वो अलमारी खोली कि साला चाबी गिर जाए, लेकिन चाबी गिरी नहीं। सीन रिक्रिएट करके हाँ, चाबी गिरी नहीं। उन्होंने कहा आज के बाद तू जिंदगी में कभी ये अलमारियों पे चढ़ना बंद कर दे और कभी नहीं चढ़ेगा। अलमारी, हाँ, ये वार्निंग आ गई मुझे। अच्छा, अलमारियों पे चढ़ते थे आप? अलमारी पे चढ़ने की आदत होगा, अलमारी पे कभी नहीं चढ़ेगा, ये वार्निंग। मारा वारा कुछ नहीं। अब कट टू हम वो शिफ्ट हो गए, जू आ गए, जू में रहने आ गए। फिर से मेरी अलमारी पे चढ़ने वाली आदत जा नहीं रही थी। 1 साल 2 साल मम्मी बोले हाय हाय फिर से चढ़ा था, फिर से चढ़ा था। एक दिन डैडी रूम में आए और मैं अलमारी पे चढ़ा था, रंगे हाथों, रेड हैंडेड। उनने कहा ओए तू फिर चढ़ गया, और उनने मेरे पीठ पे ना ऐसे मारा और मैं ऐसे गिरा। उन्होंने मुझे पकड़ा और बेड पे डाल दिया और मैं रोना स्टार्ट कर दिया। मेरी माँ आई, माँ ने जब मेरी पीठ देखी तो पीठ पे डैडी का हाथ, फिंगरप्रिंट्स था। हाँ मैं होगा तभी 6-7 साल का, 8 साल का। मम्मी ने उनको गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बाहर हो रहा हूँ, मम्मी उनको गुस्सा कर रही है। तो दैट इज द ओनली टाइम जो मुझे मेरे फादर ने टच किया। दैट इज द ओनली टाइम। बाकी सब बच्चों को नहीं। सर आप अच्छा है, टच नहीं किया उन्होंने आपको। अच्छा, और आपके अलावा मतलब कभी किसी को, कभी आपने देखा कि कहीं पे उनका दिमाग घूम गया हो? एक बार यानी हमने तो नहीं, बजरंगबली बाहर आ गए, हमने तो नहीं देखा, लेकिन एक बार मम्मी और डैडी बीच पे चल रहे थे। तो वहाँ मम्मी जैसे इस साइड जा रही है, डैडी तो भागते भागते तो इस साइड डैडी भाग रहे। तो जब कोई जो होते हैं लफंगे वफंगे, वो आके उनने कुछ छेड़छाड़ दिया, मम्मी वैसे बकवास कुछ बोल दिया, तो मम्मी को गुस्सा आ गया। अच्छा। मम्मी टर्न मार के उसे, गरम दिमाग की थी क्या? हाँ गरम, बहुत गरम। हमें मम्मी ने तो बहुत मारा है। अच्छा। ये वो आजकल वाला सिस्टम है, मम्मी ने तो धोया है जब मर्जी, ढपाढप। तो बीच में वो मम्मी उनके पीछे गुस्से में आकर टर्न मार के वो चली जाए, और मम्मी पीछे के खबरदार तुम, तो वो कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे। तो वहाँ से डैडी वापस भाग के आ रहे थे। अच्छा। जैसे वो आए तो मम्मी ने कहा ये मुझे तंग कर रहा था। तो डैडी ने उनको ऐसे पकड़ा, वो उसको पकड़ा तो वो हाथ तो वो ऊपर हवा में ही हो गया। तो मम्मी बोलते हाय, मैं बोला तो नीचे तो किधर मर ना जाए। तो ये डैडी को कभी ऐसे गुस्सा आता नहीं था। उन्होंने उसको ऐसे जब पकड़ लिया तो वही बहुत हो गया। तो वैसे उस सिचुएशन में आप मम्मी कह रहे वहाँ पे उनको दारा सिंह की आवश्यकता थी नहीं, अकेले निपटा देते। हमारी मम्मी भी बड़ी डेंजर थी, लेकिन डैड को 2 बार हमने सुना है गुस्से में, और 1-8 बार हमारे बहन भाई के साथ भी हुआ, लेकिन सारे किस्से नहीं सुना सकते, 2 बहुत हो गए। 2-3 बार उनको गुस्सा है, मैंने देखा ही नहीं कभी गुस्सा, आता ही नहीं था। कुछ भी हो जाए उनको गुस्सा नहीं आता था। बड़ी बड़ी चीज हम सबको गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं होता। सर कोई गुस्सा दिलाता भी नहीं होगा ना, जानते दारा सिंह जी है। अरे गुस्सा दिलाकर मरना है क्या? रेसलिंग में भी बहुत कूल लड़ते थे, जब वो कुर्सी लड़ते थे हमें बहुत मजा आता था। सामने वाला पहलवान गुस्से में, गामा पहलवान जी का नाम हमेशा जोड़ा जाता है उनके साथ में। अब ये बात कितनी सच है कि लोग कहते हैं गामा पहलवान को हराने वाले रुस्तम हिंद दारा सिंह जी थे, या ये कहानी क्या है? नहीं, गलत बात है। गामा पहलवान डैडी से पहले थे, बहुत पहले थे, और बहुत बड़े पहलवान थे वो, बहुत स्ट्रांग पहलवान थे वो। लेकिन डैडी कुश्ती में आए तब तक गामा बंद हो चुके थे कुश्तियां लड़ने। गामा हिंदुस्तान के ही थे? हाँ, वो हिंदुस्तान के थे, लेकिन पाकिस्तान चले गए थे वो पार्टीशन में। अच्छा। राजा महाराजा जो है, गामा के साथ आपको और बहुत बड़ा किस्सा है कि गामा पहलवान के साथ डैडी का क्या कनेक्शन है। तो वो चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में रहते थे। पहले राजा महाराजा जो पटियाला राजा, उनका वो मेन पहलवान होते थे, किसी को भी हरा देते थे। तो जब डैड कुश्तियाँ लड़ रहे थे तो बहुत फेमस हो गए थे, दारा सिंह पूरी दुनिया को पता था। तो एक बार वो पाकिस्तान में कुश्ती लड़ने गए थे। उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का ये हाल नहीं था जो आजकल कर दिया गया है कि भाई यहाँ से वहाँ हम कभी जाते ही नहीं, वो लोग को वीज़ा वूज़ा लेना पड़ता है, तब कुछ ऐसा होता नहीं था। तो वो कुश्ती लड़ने जब गए तो लोगों ने कहा यहाँ गामा रहता है, तो डैड ने कहा मैं मिलना चाहूँगा।
गामा। हाँ, तो गामा पहलवान के घर गए डैड, और गामा पहलवान जो यहाँ का बहुत बड़ा आलीशान तगड़ा, उसका बुरा हाल था, बहुत सैड हाल में थे, घर भी गरीब टाइप हो गया था, वो लेटे पड़े थे। उस समय तक डैडी फिल्मों में नहीं आए थे। हाँ, डैडी को फिल्मों की ऑफर बहुत आती थी, लेकिन वो कभी काम नहीं करते थे फिल्मों में, वो सिर्फ रेसलिंग करना तो चाहते रेसलिंग की वजह से ही नाम उनका हिट हुआ था। पहले ही। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो जब गामा के पास पहुंचे हाँ। तो गामा का हाल देखा, तो वो अब गामा मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहा अपने नोज के ऊपर से, और पड़ा है। उम्र पे आ गए थे वो। किसी ने बोला भाई दारा सिंह तेरे को मिलने आया पहलवान जी, तो उसने डैडी को देखा, खुश हुआ कि वो मिलने आए हैं, उसने नाम तो सुना ही था दारा सिंह का, तो बोला आजा दारा आजा, देख ले गामा का हाल देख ले, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग आदमी ऐसे पड़ा है। याद रखना मेरी एक बात, जब तक जवानी है तब तक पहलवानी है, तो उसके बाद कुछ नहीं, तो जिंदगी अपनी मेरे जैसे मत करना। तो डैड ने जब उसको देखा तो उनको सडनली फ्लैशबैक में आया कि प्रोड्यूसर लोग साइन करने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, और मैं सिर्फ कुश्ती लड़ रहा हूँ कि मेरा ऐसा हाल ना हो जाए। तो जितने भी पैसे वैसे उनके पॉकेट में थे उन्होंने उसके तकिए के नीचे डाले, बोला पहलवान जी आप अपना ख्याल रखो, और वो वहाँ से सीख लेके निकले। और जैसे ही बॉम्बे आए तो आई थिंक देवी शर्मा थे जो बहुत पीछे पड़े थे, एक प्रोड्यूसर के साइन करो, फिर बोनी कपूर के जो डैड हैं, सब बहुत लोग बोलते रहते थे साइन करो साइन करो। उन्होंने सारी पिक्चरें साइन करना स्टार्ट कर दी, और जितने पहलवान इंडिया में थे सबको पिक्चरों में डाल दिया, ताकि इन लोग के पैसे बने और ये ज़्यादा पैसे कमा सके और उनके घर अच्छी तरह चलें। फिर उसके बाद हमने कोई गामा वापस बनने नहीं दिया, इंडिया में कोई नहीं बना वैसा, और सबके सब सेट हो गए। सर ये कितना मिरेकल है, मतलब आप सोचो कि मतलब मैं खुद ताजुब कर रहा हूँ कि दारा सिंह जी का नाम गामा पहलवान से जोड़ा जाता है, किसी भी वजह से जोड़ा जाता है, लेकिन गामा पहलवान जी की वजह से ही वो फिल्मों में आए। बिल्कुल, वो जो बात उन्होंने कही उनसे जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने ज़माने में नंबर 1 चैंपियन थे पूरे वर्ल्ड के, और डैडी अपने नंबर 1 वर्ल्ड के थे चैंपियन। रुस्तम हिंद बोलते हैं, पर एक्चुअली रुस्तम ज़माने थे। किसी को उन्होंने पूरी दुनिया में, किसी ने भी उनको नहीं हराया, वो पूरी दुनिया में जाकर कुश्तियाँ लड़के आए हैं। तो गामा तो नहीं जा सका था, लेकिन डैडी तो हर जगह गए हैं और सबसे लड़े हैं, कभी कोई हरा नहीं पाया उन्हें, मम्मी के अलावा। मम्मी बहुत मम्मी के सामने उनकी चू नहीं निकलती थी, कू नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुप। मम्मी बॉस थी। उन्होंने बहुत अच्छा सीरियल भी किया था जिसमें वो हद कर दी। हाँ हाँ हाँ, ओ ये भी सुनने वाली बात है, मुझे बहुत प्यारा सीरियल था, उसमें उनका कैरेक्टर मतलब ये भी सुनने वाली बात है भाई। सचिन आया हाँ डैडी के पास, बोला दारा जी मैंने आपके लिए रोल लिखा है। हाँ। तो डैडी ने कहा मैं यार काम वाम नहीं करना सचिन। बोले नहीं दारा जी आपके लिए रोल लिखा है, आप ही करोगे और कोई नहीं कर सकता। तो डैडी ने ऐसा क्यों? बोला वो पापा जी का रोल है, आपको लोग दारा सिंह जी बोलते हैं, दारा जी बोलते हैं, मेरे शो के बाद छोटा बच्चा भी आपको आके पापा जी बोलेगा। तो डैडी ने कहा मैं बोल रहा है सचिन। बोला सुन मैं ना टाइमिंग के साथ काम करूंगा अगर करूंगा। बोला क्या टाइमिंग? बोला मैं 10 बजे से पहले आऊंगा नहीं और 6 बजे के बाद रहूंगा नहीं। सचिन ने सोचा, बोला डन। एक आध दिन जब रात की शूटिंग होगी उस दिन आप कर देना, बाकी मैं आपको बिल्कुल 10 से 6। बोला डन। तो डैडी ने कर दिया शो, और शूटिंग सचिन ने रख दी बहुत पास में, ताकि डैडी को फटाक से आसानी रहे, हाँ वहाँ पहुँच जाएं। वर्सोवा में शूटिंग, जू में हम रहते हैं। तो वाकई जब ये शो टीवी पे आया, और क्या सीरियल तो था। डैडी और मम्मी एक दिन प्लेन पकड़ के, चंडीगढ़ मेरा भाई रहता है उसके पास जा रहे थे। तो जैसे ही एयरपोर्ट आया तो सारे बच्चे पापा जी पापा जी। और डैडी ने देखा सारे पापा जी, छोटे छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों को नहीं पता कि दारा सिंह कौन है। वो सब देर पापा जी बोल रहे, तो सारे डैडी ने कहा सचिन ने सही बोला ना भाई, कि पापा जी हद कर दी हद कर दी हद कर दी हद कर दी। गजब सीरियल था वो, गजब कमाल। आपका मतलब फिल्मों में आना बहुत लेट हुआ क्या? नहीं मैं स्टार्टिंग में मैंने बचपन में डैडी का बचपन के रोल किए एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो मेरी पहली पिक्चर आई थिंक लगी थी 1971 में। 71 में हाँ, तो वो थी नानक दुखिया सब संसार एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। फिर 3-4 पिक्चरें मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट की। एक बार मेकअप मुंह पे लग गया तो मैं सोचा यार यही काम करना है, ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ यही करना। आपको नहीं लगा कि हाँ, मेरे बहन भाई है बहुत सारे, उनमें किसी ने भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए। 4 बहन भाइयों में से कोई नहीं आया। लेकिन आपने रेसलिंग या कुश्ती में जाने का नहीं सोचा? अगर आप जाते तो शायद हम आज आपको बोलते कि हमारे बीच बैठे हैं WWE के सुपरस्टार बिंदु दारा सिंह जी। नहीं मैं आपको बताता हूँ कुश्ती का, कि बहुत पहलवानों ने, बड़े बड़े पहलवान, चंदगी राम जी,
बजरंग जो बहुत बड़े पहलवान थे, वो लोग ने कोशिश की कि मैं पहलवान बनूं। और चंदगी राम जी बहुत हैंडसम रेसलर थे, वो हमारे घर आया करते थे और डैडी को बोलते दारा ये मुझे लड़का दे दे, मैं इसको नंबर 1 का टॉप का पहलवान बनाऊंगा। तो डैडी बोलते भाई मैं ज़बरदस्ती नहीं करता अपने बच्चों के साथ, जिसका जो दिल है वो करेगा, जो आप लेके जा सकते हो तो ले जाओ। और मैं बोलता नहीं अंकल मुझे नहीं जाना करके मैं भाग जाता था, छुप जाता था मैं उनसे, जब भी वो आते थे घर में गुली हो जाता था मैं। तो पहलवानी जो है बहुत हार्ड काम है। हमारी फैमिली में फिर 1-2 लोगों ने ट्राई की पहलवानी, और वो जो टॉप है ना, टॉप से यहाँ तक आके वो डिक्लाइन कर। हाँ, तो डैड ने मुझे बताया कि बिंदु रीज़न तुझे पता है क्या? मतलब क्या? बोला मेरे जेब में पैसे नहीं थे, एक बूंद भी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और मेरे को लोगों ने हेल्प किया। लोगों ने हेल्प करके बोला भाई तेरी बॉडी बहुत है, तू ये वॉचमैन और ये सिंगापुर में छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना, तू एक्सरसाइज कर। तो मैं कहा मैं करूँगा कैसे? तो उन्होंने कहा हम देंगे तुझे। तो सारे मिल के बादाम पिस्ते खरीद के इनको देते थे और रात को सोने वाला जॉब दे देते थे ताकि दिन भर ये कुश्ती कर सके। तो ये जो बच्चे थे हमारे जो फैमिली के गए, जिस दिन उनको डैडी को फ़ोन आया कि भाई वो पिक्चर देखने चले गया, उन्होंने कहा गया। मैं कहा गया क्या मतलब है? एक पिक्चर देखने गया। तो उन्होंने कहा जब ये पिक्चर देख रहा था तो जो सामने वाला पहलवान है या तो वो वर्जिश कर रहा था या सो रहा था या खा रहा था। ये 3 घंटे पिक्चर देखने चले गया तो वो तो आगे चले गया उससे। डेडिकेशन। दिस इज हाउ हार्ड रेसलिंग इज। तो ये आप पता आपको खुद में था कि मैं नहीं कर ये बस क्या नहीं था, हमारे पास जेब में पैसे थे हमारे पास, हमें पिक्चर देखने का शौक था, तो पहलवान हम बन नहीं सकते थे, और बनना भी बहुत हार्ड है। हमको काजू किस्मत घर पे मिल पहलवान बनना बहुत हार्ड है, एंड हम यानी नहीं बन पाए, नहीं और बनते कोशिश भी करते तो भी दारा सिंह बनना तो इम्पॉसिबल। हाँ, और ये सब चलता रहा। फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान में एक शो बना है, अभी तो आएंगे उसी पे आना है, बिग बॉस, और आप उसके विनर। बिल्कुल, मतलब ये बिग कहाँ से कहाँ। हाँ, मैं टीवी बहुत की, दूरदर्शन में हमने बहुत शोज किए। पहली चीज मैं सबसे पहले वो बिग बॉस में क्या हुआ था, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था बिग बॉस का? ये टीवी मैंने बहुत की थी। अब बिग बॉस का शो शुरू हुआ सोनी टीवी पे, पहला सीजन, और आई थिंक अरशद वारसी था या शिल्पा थी, अरशद वारसी था होस्ट, और वो शो स्टार्ट हुआ। तो मैंने शो देखा, मैं कहा ये कौन सा शो है भाई? सब लोग आए शो के अंदर और रियल जो चल रहा है वो रियल चल रहा है। मैंने अपनी बीवी को बोला, मेरी बीवी को, जिस दिन मैं ये घर में जाऊंगा ना, ये शो तो मैं जीत जाऊंगा। तो मेरी बोली हाउ कैन यू से इट्स सच अ हार्ड शो? नहीं, दिस इज मेड फॉर मी। तो मुझे हमेशा लगता था बिग बॉस इज मेड फॉर मी, मैं जीतूंगा। तो सीजन 2 आया, वो कलर्स पे आ गया, और फिर से मैं देखूं, मुझे एडिक्शन सा हो गया बिग बॉस देखने का, एक एक चीज नोटिस करने का। आप सीजन 3 में थे? हाँ, मैं कहा ये फिर से मैं पहले सीजन में राहुल रॉय विनर थे, सेकंड का मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, पहले सीजन में राहुल रॉय थे, सेकंड में जीतना बेचारे हमारे भाई ने था, लेकिन वो छोड़ के चले गया। छोड़ के चले गया तो आशुतोष जीत गया। आशुतोष जीत गया। ये छोड़ के चले गया। एक हफ्ता पहले राहुल महाजन जी बाहर निकल के जीते हुए पड़े थे, लेकिन छोड़ के चले गए। राहुल महाजन। तो मैंने सोचा हुआ था कि ये मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। पहले 2 सीजन शायद बच्चन साहब ने किए थे। उसके बाद आईपीएल जो है वो साउथ अफ्रीका चले गया। साउथ अफ्रीका चले गया तो शाहरुख की टीम जो है वो सब हमारे साथ बहुत क्लोज थे, तो हम लोग चले गए कि भाई केकेआर के साथ हम जा रहे हैं, वहाँ चले गए। वहाँ जाके हम मैच देख रहे थे, बुरा हाल हो रहा था, पिट रहे थे हम लोग, मूड बड़ा खराब हो रहा था। तो तब तक एक दिन मैं अक्षय कुमार को देख लिया नाश्ता खाते हुए सेम होटल में। मैं कहा सोनी तू की कर रहे हैं? बोला भाई तू क्या कर रहा है इधर? मैं कहा मैं आया। बोला चल तू मेरे साथ। मैं कहा क्या कर रहा है? बोला खतरों के खिलाड़ी। अरे मैं कहा वो तो कलर्स में आता है। बोला हाँ। मैं कहा भाई मुझे मिला दे। बोला क्यों? मैं कहा मुझे बिग बॉस में जा। वो तू बिग बॉस नहीं जा सकता, बहुत हार्ड शो है। मैं कहा नहीं मुझे मिला तो उससे। तो उसने मुझे कलर्स की मेन जो थी अश्विनी जी, उनसे मिलाया। अश्विनी जी मुझे तू नहीं जा सकता यार, ये जो तू खा रहा है ना कुछ भी शैम्पेन कैवियर, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं, इट्स नॉट फॉर यू। मैं कहा मुझे जाना है भाई। तो उसने कहा बाद में बात करेंगे, लेकिन अक्षय प्लीज इसको मत लेके जा, सिर्फ 5-8 लोग बचे हैं, ये देख लेगा कि कौन कौन बचे हैं। मैं कहा नहीं, अक्षय ने कहा सुन किसी को बताना मत। मैं नहीं बताता हूँ। मैच वैच की ऐसी की तैसी मैं गाड़ी में बैठ के खतरों के खिलाड़ी देखने चले गया। खतरों के खिलाड़ी शूटिंग खत्म हुई
और मैंने अश्विनी जी को बोल दिया मुझे करना है। वापस आ गए, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। और 4 महीने बाद मुझे एक फ़ोन आया कि आप सर वो करोगे खतरों के खिलाड़ी में? कहा बिग बॉस। मैं कहा हाँ करेंगे। बोला आ जाओ फिर। और वो मैंने ऐसे साइन किया ये शो। साइनिंग का भी अलग ही स्टोरी है, जो जिस तरीके से मैंने साइन किया और जिस तरीके से बाकियों ने साइन किया, पूरे शो की स्टोरी अलग है। मैं प्रे करता हूँ कि एक दिन वो यूट्यूब पे आए या कलर्स पे आए, ताकि दुनिया देख सके वो क्या शो था। हाँ, वो show अलग ही available सीजन नहीं था। है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स इन बिग बॉस हिस्ट्री। आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन वाज नंबर 1। मैं बता रहा ना, 3 सीजन ही बहुत टॉप के गए उसके। आपका सीजन था श्वेता तिवारी और सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला तो खैर देयर इज नो कंपैरिजन टू दैट। वो अलग ही इंसान थे और अलग ही मिट्टी से बने थे। ही वाज लाइक, समझ ही नहीं आ रहा, जो बोलते ना, स्ट्रेंथ भी परफेक्ट, हैंडसम भी परफेक्ट, बात करने गिफ्ट ऑफ द गैप, जो वो मुंह से बोलता था ऐसा लगता था शरीफ जावेद बैठे हैं, सरस्वती बैठी है उसके टंग पे। तो ही वाज समथिंग एल्स। तो सलमान से अपनी बात मनवा ले तो वो आदमी तो होगा ही। नहीं, वो जो भी लॉजिक से बात करता था, लॉजिक उसका एकदम रियल होता था। तो सलमान जाता है सैटरडे संडे, जान लड़ाता है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला 7 के 7 दिन जान लड़ा रहता है। आज तो भी उसका सलमान से एग्जाम ज़्यादा उसको पता है कि घर में क्या हो रहा है। आपको पता है आज के सीजन में भी कुछ सीजन मैंने देखे जिसमें लोग बोलते हैं सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहा है। पता है एग्जाम्पल सेट हो गया सिद्धार्थ शुक्ला। बिल्कुल, वो सब ने देख रहे थे। जो भी बिग बॉस जाता है वो सारे सीजन देखता है पहले के, सोचता है क्या करना है, फिर वो वहां जाके जबरदस्ती लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जबरदस्ती चीजें कर रहे हैं। तो इट्स नॉट सो मच फन एनी मोर। पहले क्या होता था, रियल होता था। अब बहुत सारा जबरदस्ती वाला काम चलता है। तो इसीलिए जब सिद्धार्थ मरा, सिद्धार्थ मरा नहीं, जब सिद्धार्थ का सीजन खत्म हुआ, तो मैंने सोच लिया इसके ऊपर कोई विनर कभी जिंदगी में आएगा नहीं। तो मेरा जो इंटरेस्ट है बिग बॉस में, वो पीक, मैं एक भी एपिसोड बिग बॉस का मिस नहीं करता था जिंदगी में। मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ तो घर पे आके रात को वो टाटा स्काई या किस पे भी लगा के देखता था। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के बाद मैं समझ गया कि अब कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ यहाँ तक पहुंच गया बिग बॉस, अब इसके ऊपर कहाँ से सिद्धार्थ शुक्ला लाओगे। तो मैं देखना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट सीजन जैसे ही स्टार्ट किया लगा यार नहीं, कोई भी नहीं बन सकता। वो सीजन जो था वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए भी पिक पॉइंट था। सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अ बिग सुपरस्टार एनीवे ऑन टीवी एंड ऑल, लेकिन वो जो प्यार उसे उसमें मिला बिग बॉस में, पूरे वर्ल्ड का प्यार, वो अनपैरेलल्ड है। बड़े सुपरस्टार हीरोज के जितना प्यार सिद्धार्थ शुक्ला को मिला। और आज भी उसकी मम से मैं टच में हूँ। बहुत ही वंडरफुल लेडी है। वो ट्रेजेडी जो बाद में घट गई, वो सब कुछ लेके चली गई। बिल्कुल, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग औरत है। और सिद्धार्थ शुक्ला की जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं, बिंदु मेरे तो एक बेटा था, लेकिन वो चला गया और पता नहीं कितने सैकड़ों बेटे मुझे देखे गए, कितना प्यार मिल रहा है। सब लोग उसको रीटा माई बुलाते हैं, सारे ही उसके बच्चे बन गए। जो उसकी उम्र के वो भी माँ बुला रहे हैं उसको। तो वो इतनी ग्रेट औरत है। सिद्धार्थ इतना टफ लड़का, इतनी सुपर उसकी बहनें हैं दोनों। बड़ा वंडरफुल फैमिली। दे ऑल मिस हिम, एवरीबडी मिसेस हिम, वी ऑल मिस हिम। लेकिन दिस इज लाइफ। तो इसीलिए इंजॉय एवरी डे जितने जिंदगी में। जब सिद्धार्थ शुक्ला भी तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, बहुत टफ थे। सिद्धार्थ शुक्ला इतना स्ट्रांग था, इतना टफ था कि मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हार्ट जो है वो एक अलग ही चीज़ है। हार्ट किसी का भी फेल हो सकता है। बहुत एक्सरसाइज करते थे वो, बहुत टफ थे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि मेरा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उनको लगा मुझे एसिडिटी है। लेकिन आपको पता है वो पर्टिकुलर टाइम की नहीं, उनको ऐसे फीलिंग आई कि जैसे मेरे को एसिडिटी हो रही है, लेकिन वो चल रहा था हार्ट अटैक। तो अगर उन्हें समझ में आ जाता कि ये मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली। जब आपके कुछ ऐसे फीलिंग आए तो आप ये सोचें कि भाई एसिडिटी है और वो आपको बार बार आ रहा है, तो चेकअप करा लेना चाहिए। या आजकल तो आई थिंक फ़ोन से भी मॉनिटर हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड दिस इंजेक्शंस, शायद ये भी एक आज की लाइफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। हाँ, इनसे कुछ क्लॉटिंग लोगों को हुई, बहुत चीज़ें हैं। तो उसीलिए हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज़ ट्रू वेल्थ, और उसके ऊपर कुछ नहीं है। राइट। वो टाइम फ्रेम ही कुछ ऐसा था। हमने उस समय, मुझे याद है जहाँ तक लॉकडाउन का ही टाइम था, हमने 3 लोगों को, इरफान खान साहब, सिद्धार्थ शुक्ला साहब और इरफान खान को तो कैंसर हो गया, और सुशांत सिंह। हाँ, सुशांत सिंह। वही, इट्स वेरी सैड। यंग एज में जब तुम्हें इतना प्यार मिल रहा है और पूरी दुनिया तुम फतेह कर रहे हो, कॉन्कर कर रहे हो, और तब तुम जाओ
तो आई थिंक ये डेस्टिन्ड है, लिखा है, हम सब की लाइफ लिखी है, एक भी पल हम एक्स्ट्रा नहीं जिएंगे, एक भी पल हम यानी जितना लिखा है उतना ही जाएगा। आज एक प्लेन क्रैश हुआ है, सारा इंडिया अपसेट हो गया, सब यानी सुशांत सिंह को लेके भी 2 थ्योरीज हैं, आपका क्या नहीं, मैंने सुशांत सिंह की थ्योरीज पे कभी बात ही नहीं की, क्योंकि मैं मिला हूँ उनसे, वो बहुत ही बढ़िया इंसान थे, मिला हूँ, बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, लेकिन उनके अलग ही बहुत ब्रेनी भी थे। जब इंसान बहुत ब्रेनी होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल और थॉटफुल होता है, तो चीज़ें उनके दिमाग में अलग चलती हैं, और उनको लगता था जितना मुझे होना चाहिए मैं उतना नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन वो बहुत पहुंचे थे। उन्होंने इतनी सुपर हिट पिक्चरें दी है, छिछोरे विचोरे, ये धोनी, अरे बाप रे, हाँ, ही वाज सुपरस्टार। लेकिन व्हाट इज रिटन डेस्टिनी, खूब नहीं रोक सकते उसको, ये जाना तो जाना। और सर अभी हाल ही में आपके बहुत अच्छे मित्र आपके ये भगवान, ये बहुत ही सैड हुआ है, वो जो हुआ है मुकुल देव जी, ये बहुत सैड हुआ है, बिकॉज मुकुल देव और हमने सन ऑफ सरदार 1 की थी, तो सन ऑफ सरदार 1 में जो हमारी केमिस्ट्री थी, जो मज़े थे, जो डायलॉग्स थे, वो यादगार है, वो पिक्चर ही सुपर्ब थी। तो मुकुल देव जो है वो बहुत बढ़िया इंसान थे, एंड ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, वेरी हैंडसम, वेरी लवली, वेरी टैलेंटेड, एंड बहुत काम किया उनने भी। लेकिन 2019 में जब ये कोविड आया, तो वो अपने माँ बाप की सेवा करने दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में रहने लग गए, और उनके फादर की तबीयत भी ख़राब थी, आई थिंक ही फादर पास्ट अवे, तभी फादर पास्ट अवे, एंड उसकी माँ और वो इतना डर गए कोविड से कि वो घर के अंदर ही घुस गए, रियली बाहर ही नहीं निकलते थे। अब जब घर के अंदर ही बैठे रहोगे पूरा दिन, ये कब से चला? कोविड से 19 से 25 तक? हाँ, घर में रहता था मुकुल देव, वो घर पे ही पड़ा था, बाहर जाता ही था मिलने किसी को भी, ज़्यादा बहुत कम निकलता तो था। साइकोलॉजिकली वो चीज़ आ गई थी, हाँ, कुछ आ गया, और वो अपनी माँ की सेवा करने लग गया, और माँ के साथ वो बहुत क्लोज था, वो लोग माँ और बेटा रह रहे थे, बीवी से उसका सेपरेशन हो गया था, बेटी थी एक, बेटी भी ज़्यादा टच में नहीं थी, माँ वॉज द मेन। तो फिर माँ भी चले गई 2023 में, तो ये अकेला रह गया। अब इसको ना रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना कुछ बोलने वाला, सर्वेंट खाना बना रहे हैं, पूरा दिन खाना खा रहा है, शाम को सन होटल छोड़ते ही उसको लगता था, घंटी बजती थी भाई ड्रिंक डाली जाए, तो फिर ड्रिंक पी रहा, तो मोटा होते जा रहा था। अब जब ये मोटा हुआ तो इसको लगा मुझे कि लोगों को अपनी ऐसी शक्ल नहीं दिखानी, तो ये और बाहर ना जाए, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। पैसे वैसे के मामले में वो सेट था, उसको कुछ किसी ऐसा नहीं था कि काम नहीं है तो घर की रोटी नहीं चलेगी, वो टेंशन नहीं थी मुकुल को। तो फिर हमें आया फ़ोन, सन ऑफ सरदार 2 बन रही है, तो हम बड़े खुश हुए कि भाई बहुत सालों से वेट करें, सन ऑफ सरदार 2 बनेगी, चलो चलो चलो। तो मुकुल को फ़ोन किया मैंने कि भाई पाजी रेडी हो जाओ, बोला हाँ पाजी मज़ा आ जाएगा, स्टोरी सुनाओ। तो अब स्टोरी जब हमने सुनाई तो वो बॉम्बे नहीं आया, और हमने फ़ोन पे उसको स्टोरी सुनाई, तो मुकुल ने फ़ोन पे स्टोरी सुन के उसका ब्रेन फुल स्पीड से, बहुत विटी था, बहुत फ़नी भी था, पंचेस लाइन ये वो सब बातें कर रहा है, वीडियो कैमरा नहीं ऑन कर रहा। हम लोग बोले मुकुल वीडियो को ऑन कर दे, बोला नहीं पाजी मेरा कैमरा ख़राब है, और वो बातें उसकी आवाज़ ही आ रही है और हमको उसका साउंड आ रहा है, तो हम उसको देख नहीं पा रहे। तो ये मुझे बाद में पता चला कि वो किसी को दिखाना ही नहीं चाहता था कि हाल क्या है मेरा। तो जब वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई और शूटिंग का टाइम आया, तो इसने सिर्फ जो ड्रेस डिज़ाइनर है हमारी राधिका, उसको कॉन्फिडेंस में आई थिंक लिया कि भाई मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, तो मेरे कपड़े ये साइज़ के बनाना, और उसने वो कपड़े बनाए। और जब मैं उसको प्लेन में मिला, हम लोग शॉक्ड कि मुकुल तुझे क्या हो गया? तो उसने फिर बताया कि मैं घर पे ही बैठा रहा पाजी, ये वो। तो अगर नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बहुत सिगरेट भी पीता था वो, पान पराग से वो भी कचरा सा खाता था। तो मैं बोला ये सब नहीं चलेगा मुकुल, तूने एक्सरसाइज करनी है। तो हमने, अजय देवगन ने, सबने मिलकर उसको एक्सरसाइज में मोटिवेट किया। वो जो 1 महीना हम स्कॉटलैंड में सन ऑफ सरदार की शूटिंग करते, सुपर डुपर हिट फिल्म आ रही है, और वो उसको देख ही नहीं पाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो मतलब अपनी जो उसकी सुपर फिल्म जो पूरी दुनिया में उसको प्यार मिलेगा, वो मुकुल देव। कॉज ऑफ डेथ? हाँ, कॉज ऑफ डेथ क्या? कॉज ऑफ डेथ इज, देखो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो है मैनिफेस्टेशन, जो सोचते हैं हम, जो भी हम, हाँ, वो रियल होता है। तो अगर आप सोचोगे मुझे मेरी सेहत खराब हो रही तो होगी, होगी। अगर आप सोचो मुझे नींद नहीं आ रही तो नहीं आएगी।
अगर आप सोच रहे हो कि मेरा यार लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, आएगा। अगर जो भी आप सोचोगे वो होने वाला है तो प्लीज़ सोचो कि मुझे आ ही नहीं सकता। आप सोचोगे मुझे हार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता, तो नहीं आएगा। तो मुकुल, हम शूटिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ अच्छा भागने वागने का सीन आए या कुछ भी हो तो मुझे बोले पाजी यार पैल्पिटेशन चेस्ट मेरे हार्ट। अरे मैं कहा मुकुल ये मत सोच, ऐसी सब बकवास बातें ये मत सोचा कर। तो हमने बहुत उसको कॉन्फिडेंस देने की ट्राई की। जब तक ये शूटिंग खत्म हुई, मुकुल देव वॉज ऑन हेल्थ स्प्री। वो मतलब शूटिंग हमारी खत्म होती थी, हम दो साथ में जाते थे शूटिंग पे, साथ में आते थे। जैसे ही 15-20 दिन शूटिंग चले गई, उसने कहा पाजी मैं 1 घंटा वॉक करके आऊँगा। फुल स्पीड वॉक कर रहा होता था वो। तो ऐसा था मुकुल देव इज बैक, ये अब फिट होके रहेगा। उसके अंदर घुस गया ये बात, जुनून। तो वो मेरे हिसाब से 125 किलो होगा नियरली जब वो आया था वहाँ। फसाना सरदार 1 में होगा वो 75 किलो, अच्छा, और यहाँ होगा 125 किलो। जब ये पिक्चर खत्म हुई तो आई थिंक 120 हो गया था। 5 किलो इसने उड़ा दिए थे स्कॉटलैंड में, इतनी एक्सरसाइज करके फिट हो गया था। और पहले दिन ऐसे ऐसे चल रहा था और लास्ट डे डक 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 चल रहा था। तो हम सब खुश हो गए कि मुकुल फिट हो गया, आ जाएगा। जैसे ही वापस दिल्ली पहुंचा, फिर से घर में घुस गया, वही सब बाहर ही नहीं निकला। और वो हमारा फोटोशूट सन ऑफ सरदार का हुआ, तो उसका पोस्टर इस हफ्ते रिलीज़ हो रहा है। एंड मुकुल बॉम्बे नहीं आया। जब बॉम्बे पोस्टर के शूट पे नहीं आया तो मैंने उसको बहुत मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने उसको गालियाँ देने के लिए फ़ोन किया, उठाया नहीं। तब बाद में हमें पता चला कि वो उस टाइम पे वो बीमार था और हॉस्पिटल पहुंच गया था। हॉस्पिटल 7-8 दिन रहा और वो चला गया। तो मुकुल देव विल बी रिमेंबर्ड विद लॉट्स ऑफ लव, बिकॉज जिसको भी वो मिला है वो मुकुल देव से प्यार करते हैं। उस पूरे सेट पे वो सबका लाडला था। आई थिंक ही वॉज द मोस्ट लव्ड मैन इन द सन ऑफ सरदार यूनिट, सन ऑफ सरदार 2 की जो यूनिट में, वी ऑल लव्ड हिम एंड ही वॉज वेरी लवेबल। तो हम सब के दिल में मुकुल देव रहेगा। सन ऑफ सरदार 2 में आई थिंक अजय उसका शायद कुछ लगाना ही पड़ेगा कि भाई डेडिकेटेड या कुछ ना कुछ पोस्टर लगना ही पड़ेगा उसका, उसकी फ़ोटो के साथ। वी आर वेरी सॉरी अबाउट दिस। सन ऑफ सरदार 3, ईश्वर उनकी आत्मा को जहाँ तो भी हो वो। सन ऑफ सरदार 3 में मुकुल के बगैर टीटो भी क्या करेगा, टोनी के बगैर। तो पता नहीं सन ऑफ सरदार 3 का क्या होएगा, लेकिन इट्स वेरी सैड व्हाट हैज हैपेंड, वेरी 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 सैड। वी ऑल वेरी अपसेट। पूरे अब मैं पहुंच पाया और राहुल के पास पहुंच पाया वो लोगों के साथ जब लास्ट डे था उसका। तो इट वाज सो सैड टू सी हिम, यानी बिलीव नहीं होता। उसी ने उन्होंने एंजॉय लाइफ, हर दिन जियो, खुल के जियो, जोर से जियो, मजे करो, बिकॉज कल हो ना हो डैडी वाली पिक्चर। दिस इज हाउ इट इज। लव यू ब्रदर मुकुल देव, वी लव यू। सारे के सारे सन ऑफ सरदार ज़रूर देखना फॉर मुकुल, एंड बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता फिल्म के बारे में, बट लेकिन मुकुल जी हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जहाँ भी हैं बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रहें, अपनी ब्लेसिंग्स हमको देते रहें। चलिए माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं सर। हाँ बोलो। और आपका जो चेहरा है, मुझे थोड़ा इसके बारे में बात करनी है। ये चेहरे के बारे में बात करते हैं। ये जो मल्टीपल एक्सप्रेशंस आपके आते हैं, कभी आप कॉमेडी लगते हो, कभी आप गुस्से वाले लगते हो। एक्चुअल में आपके बारे में अगर हम पूछे कि आप खुद में गुस्से वाले थे या फिर? मुझे बहुत पसंद है विलन के रोल। टीवी में मैं विलन ही करता था, बहुत किया मैंने टीवी में विलन। फिर डेविड धवन और साजिद नडियाडवाला ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, भाई मुझसे शादी करोगी, तेरा है रोल, तू और राजपाल। और हमने कॉमेडी की, वो मुझसे शादी करोगी में। साला 2000 में वो पिक्चर की, आज तक सिर्फ कॉमेडी यार, कोई विलन ज्यादा लेता ही नहीं। विलन भूल गए सारे के, जुल्म का दूसरा नाम है जुल्माटो। तो ऐसे बहुत विलन वाले काम करते, सब उड़ गए। कॉमेडी 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 कॉमेडी, सब पिक्चर कमबख्त कॉमेडी, सारा कॉमेडी। आपका बेसिक नेचर कैसा है सर? मतलब हम बेहद कॉमेडी वाले नेचर में, फादर के ऊपर गए, मदर पे गए? नहीं, हम कॉमेडी वाले हैं, हंसते खेलते हैं, पंजाबी हैं। मैं देखता रहता हूँ सर आपका, मुकेश ऋषि जी का, राजन। आप जो रील्स बनाते हो और इतना
मतलब मैं 17-18 साल के लौंडो जैसी हरकत लोग की रील्स पे लोग कुछ नहीं समझते, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी जो भी मन में आ कर रहे हैं। हम लोग वो हमारा डी स्ट्रेस वाला काम है। हाँ, डिस्ट्रेस। एक डेढ़ महीने में एक बार मिलते हैं मेरे घर पे, 2-3-4 घंटे हम लोग हंसते खेलते ये रील बनाते हैं। इसमें मेरी जो मेड है या मेरा कुक है वो लोग हमारे कैमरामैन होते हैं। अच्छा। कोई रीटेक नहीं होता, 1 मिनट में एक रील बनती है और साइड में कर देते हैं, अगली पे आ जाते हैं। तो ये रियल रील है, इसमें कुछ ज्यादा थॉट प्रोसेस या कुछ बहुत जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे लोग शूट कर रहे हैं, प्रॉपर कैमरा कुछ नहीं, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है और लोग मांगते रहते हैं, बनाते रहते हैं। वो मतलब बस आप लोग की मस्तियाँ हैं, बस वो कुछ नहीं है। बस हाँ, हम लोग दिल हमारा भी बच्चा है, मुकेश जी का भी बच्चा है, राजन का भी बच्चा है, हाँ। तो वो निकाल लेते हैं भाई भैया थोड़ा बड़ा आवाज निकाल ली, भाई कुछ दिल तो बच्चा है जी, वो है चक्कर। एक थोड़ा सा मैं गंभीर सवाल करता हूँ आपसे, क्योंकि आपके पिताजी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे। बिल्कुल। और रेसलिंग जगत में भी उनका नाम था, फिल्म जगत में भी उतना नाम था। आप उनके सुपुत्र, आप में भी एक अलग किस्म का टैलेंट आया और आपको भी आपने भी जहाँ मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने से पीछे नहीं हटे आप भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिंदु दारा सिंह के अंदर का जो रियल पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा लोगों ने मतलब समझ नहीं पाए या जस्टिफाई नहीं कर पाए। नहीं, क्या है कि मैं वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। मैं जो है ना वो अलग टाइप का इंसान भी हूँ ना। मैंने जिंदगी में कभी कोई सेक्रेटरी रखा, ना मैंने ज़्यादा किसी को फ़ोन किया कि मुझे पिक्चर में लो। तो जो भी काम घर बैठे आया मैंने वही किया। तो वो जो ड्राइव होती है जो कि भाई आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू कॉल एंड आई टॉक टू हिम एंड ये हीरो सब मेरे दोस्त हैं, तो सबको फ़ोन ठोक दूंगा कि भाई मेरे को तो लेना है तुमने, तो वो ले लेंगे। लेकिन मैं किसी को फ़ोन ही नहीं ठोकता और ना मैं किसी से मिलता हूँ। जब मैं मिलता हूँ तो दिल से मिलता हूँ, प्यार से मिलता हूँ और जफियाँ पाता हूँ। कोई भी हीरो होंगे, सलमान, अक्षय, सारे सनी पाजी, सारे मेरे अपने फैमिली जैसे हैं। लेकिन इनको फ़ोन करके इनको याद करा के कि भाई मुझे भी लो, वो मैं कभी नहीं करता। ऊपर से मेरी बीवी ने इतने बिजनेस चालू कर दिए कि हम लोग अभी बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया घर में। तो हमारी एक नेल पॉलिश है ब्लू स्काई जो पूरे इंडिया में बिकती है, वो चल रहा है बिजनेस। हम हमारे लकड़ियों का घर का बिजनेस है। हमारा मेकअप लेके आ गया मोलैक करके, नवा मेकअप पूरे मार्केट में। फिर इलान करके गए, आईब्रो। सर ये तो आपका बहुत चीज़ें नहीं, आपका अप्रोच है कि आपने लोगों को अप्रोच नहीं किया है। हाँ, चलो हाँ, ठीक हाँ। है, लेट गो किया, फिर आप घर के बिजनेस। लेकिन जो लोगों ने आपके साथ ऑलरेडी काम किया, या मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि अगर मैं एक फिल्म का डायरेक्टर हूँ या मैंने इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, चाहे कॉर्पोरेट में हूँ चाहे सिंगल प्रोड्यूसर हूँ, पर मुझे तो लगेगा ना यार बिंदु दारा सिंह को मुझे कास्ट करना है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। आपको लगा कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया आपके साथ? नहीं, आपको देखो जैसे भी हाउसफुल 1, जैसे कि रामानंद सागर जी ने अगर आपके फादर को बुलाया तो वो सोच के देख के बुलाया, उनके पोटेंशियल को समझ लिया उन्होंने। बस आपके साथ अभी जैसे हाउसफुल 1 और हाउसफुल 2 में हम थे, फिर साजिद वहाँ से चले गया और फिर हम भी चले गए, तो ये नहीं थे। तो साजिद नडियाडवाला के साथ मैंने 5-6 पिक्चरों में काम किया है, सलमान के साथ 5-6 पिक्चरों में किया है, अक्षय के साथ 5-6-7 में किया है। तो इन लोगों के साथ जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो हमेशा वापस रिपीट भी करते हैं। हर टीवी में भी जिन प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया, सिने विस्टा, सुनील अग्निहोत्री, हर बार लेते थे। लेकिन वो आई थिंक यानी मुझे लगता है कि जो ड्राइव होती है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, वो आई थिंक आई वाज आल्सो नॉट पुशी। इसमें थोड़ा पुशी भी होना पड़ता है क्योंकि मैं वो सुपरस्टार नहीं हूँ जो भाई तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा वरना तुम्हारी पिक्चर नहीं चलेगी। और मैं वो इतना भी लो नहीं हूँ कि भाई छुटके से पैसे में भी आ जाएगा। माल भी चाहिए और धक्का भी नहीं मारना। तो काफ़ी एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो लोग प्यार करते हैं वो कभी ना कभी, तो ये जो पोजीशन है ठीक, हाँ ये ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत बहुत प्यार मिला, पब्लिक का प्यार मेन आज है। भी मिल रहा है, हाँ, मिलता रहेगा। पब्लिक जहाँ जाते हैं लोग प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा। और आई थिंक डैडी की वजह से वो प्यार डबल मिलता है। तो सोचो जो डैडी का प्यार है वो भी मुझे मिलते जा रहा है अभी तक। मैंने आपका एक रियल फेस देखा था, वो रियली था जब बिग बॉस में आप उठ गए थे KRK के ऊपर चार्ज होने वाले थे। आपने कहा था भाई बॉटल फेंक के मत मारना। ये अगर वो सच में थोड़ा सा कुछ और होता तो क्या आप फिजिकली हो जाते? देखो बिग बॉस में ना एक रूल है, आपको बिग बॉस का समझाता हूँ। बिग बॉस में इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा। तो मैंने कर दिया साइन। फाइन। तो वो जो लड़का जो साइन करवा रहा था, जो आनंद जी करके आ रहे थे, उन्होंने कहा सारा पढ़ना नहीं। अरे मैं कहा बिग बॉस जाना 1 करोड़ जीतना है, इसमें पढ़ना क्या है? तो साइन कर दिया सीधा 1 मिनट के अंदर। तो बोला बाकी सब ने मुझे 6
10-15 बार बुलाया अपने अपने घर, ये कट करो वो कट करो। आपको पता है ना इसमें क्या लिखा है? मैं क्या लिखा है? बोला जी आप बिग बॉस छोड़ के जाओगे तो 1 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। जी आपने किसी को मार दिया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब मुझे गुस्सा आया वहां तो मैं भूल गया ये सब लिखा है। वो मैं KRK को बोला KRK तंग मत कर मुझे वरना मारूंगा। तो उसको तो पता था, उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा था कि मारना तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, तो बोला क्या ऐसे कैसे कर लेगा तू ये वो। मैं गया, मैं धक्का मारा KRK उड़ के उधर जाके गिरा। वो बोले सालो बाहर निकालो। जो घर वाले सारे अगर बोल देते कि इसको बाहर निकालो तो मुझे बाहर जाना पड़ता। वहाँ वोटिंग हो गई होगी ना। लेकिन घर वाले KRK से ज्यादा परेशान थे, तो वो खुश थे कि साला KRK को पढ़ा रखा। अब तो आपको क्या फीलिंग आती है, क्या होना चाहिए था? तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब उस घर के अंदर मुझे 2 या 3 बार बहुत जोर से गुस्सा आया 3 महीनों में। तो आई थिंक वो घर बहुत गलत परिस्थितियां लेके आता है, ऐसी परिस्थितियां जो हम जिंदगी में कभी फेस नहीं करेंगे। बिग बॉस इज द ओनली शो विच इज एब्सोल्युटली रियल विदाउट दिस मच ऑफ अ स्क्रिप्ट और एनी नॉनसेंस दैट पीपल कीप आस्किंग मी। हर बार लोग यही सवाल पूछते हैं कि यार स्क्रिप्ट है। जब मैं बाहर आया मेरे पिताजी ने पूछा कि बिंदु स्क्रिप्टेड था ना? डैड आप क्यों बोल रहे हो? वो तू रोता क्यों था? क्योंकि मैं कभी रोता ही नहीं। तो डैडी बोले तू रोता क्यों था? मैं पिक्चर देखते टाइम रो जाता हूँ, इमोशनल सीन है या कुछ, या कुछ फैमिली में होगा तो जैसे अभी मुकुल है, ये लोग का सिद्धार्थ है, इनकी याद आएगी तो एक टीयर आ सकता है, डैड बम की आ सकता है। लेकिन बिग बॉस में आंखें भी बड़ी है तो बिग बॉस में क्या होता था कि हम सब वहाँ कंटेस्टेंट्स हैं, पूरा हफ्ता प्रेशर टेंशन हो रही है, और सैटरडे को अमित जी आ रहे हैं। जैसे ही मैं अमित जी की शक्ल देखता था मेरे आंसू अपने आप गिरना स्टार्ट कर देते थे। तो मैं टिश्यू का बॉक्स अपने पास रखता था और मैं, ताकि अमित जी ना देख लें कि बिंदु रो रहा है, और मैं उसको साला पहुंचते जाता लेकिन रुकते ही नहीं थे। फिर जब वो मुझे क्वेश्चन पूछते थे तो डबल गिरते थे साले। तो वो साला कैमरे में वो देखा बिंदु रोता है बहुत। मैं कसम से, मैं खाली बचपन में रोता था जब मैं पतला सा था और लोग मुझे बुली करते थे, वरना जिंदगी में कभी रोया नहीं, हंसते ही रहते हम। लेकिन अमित जी को देखते ऐसा लगता था एक आदमी ऐसा आया है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जो झूठ नहीं बोलेगा। बाकी घर के अंदर किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं था, जबकि वो सच भी बोल रहे थे झूठ भी बोल रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। बहुत डेंजर घर है। बिग बॉस इज अ वेरी वेरी डेडली शो एंड आई थिंक इट गेव मी द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट फेम आई थिंक बिकॉज ऑफ बिग बॉस। एंड बिग बॉस की वजह से ये जो प्यार मुझे मिल रहा है आज तक, वो बिग बॉस का एक उसमें बहुत अहम हिस्सा है। पूरे जो देश दुनिया में उसने सर आपको, बिग बॉस ने आपको एक चांस दिया है जहाँ पे आप क्या हो दिल से अंदर से वो आप दिखा सको। लोगों ने आपको देखा रियल में। उससे पहले अगर लोग आपको फेस वैल्यू से अगर कैलकुलेट करते होंगे तो यार ये गुस्सैल हो सकता है या ये स्टार, लेकिन उसमें आपकी रियल पर्सनैलिटी है और लोगों ने देखा कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, मेरी ये आदत है कि जैसे बिग बॉस में मेरी आज तक आदत है, जब हम ब्रश करते हैं तो मुझे चाहिए कि नलका मैं चालू करूँ, ब्रश डालूं और फिर नलका बंद करूँ, फिर मैं ब्रश करना स्टार्ट करूँ, फिर वापस मैं नलका चालू करूँ, उसको साफ करना है। लेकिन लोग अगर नलका चालू करके वो चलता ही रहता था पानी, तो मुझे गुस्सा आता था, ये कर रहा तू, बंद करना पानी। पानी वेस्ट नहीं कर सकते आप, पानी का कोई भरोसा नहीं, जिस दिन बारिश नहीं आएगी तुम्हें पता चलेगा पानी की वैल्यू। लेकिन ऐसी चीज़ें जो मैंने करता था वो लोगों को पसंद आई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि लोगों को पसंद है, कि ये मैंने नेचुरल लिया। मैं आज तक सोचता हूँ कि क्यों वेस्ट करना, तो हमेशा बंद। ऐसी चीज़ें वो लोग देख रहे थे, वो बिग बॉस में हर चीज़ नोट की जाती है, हमें नहीं समझ में आता। हम तो जैसे संस्कार माँ बाप ने दिए वैसे ही से जी रहे हैं, लेकिन बिग बॉस में लोग हर चीज़ देख लेते हैं। मुझे भी लगता था मैं जीतूंगा, और बिग बॉस में आई थिंक आई वाज द ओनली कंटेस्टेंट जो इतने 18, 17, 20 साल हो गए जिसने पहले हफ्ते से बोलना शुरू कर दिया मैं जीतूंगा, और एंड में जीत गया। तो बाकी आज तक किसी ने भी नहीं बोला कि मैं जीतूंगा। कोई भी कंटेस्टेंट ने बिग बॉस में जाके ये नहीं बोला कि मैं जीतने वाला हूँ। मैं पूरे सीजन में बोला, तो आई थिंक आई वाज अ वेरी बैड हाउसमेट फॉर द अदर्स, जो सारे बोले ये कमीना यही जीतेगा क्या, बोलता रहा जीत गया। मैं एक थोड़ा सा और फनी उसमें जाना चाहता हूँ कि जैसे पापा थे आपके, तो आप बचपन में बहुत दुबले पतले थे, और लोग बोलते थे दारा सिंह, ये वो था कि डिसएडवांटेज मिल रहा कि पापा मेरे दारा सिंह और मैं। लेकिन जब 10th क्लास आपने अपना वो पा लिया मुकाम, तो तब से लेके आज तक कितने लोगों को धोया, सही बताइए। देखो, जब आदमी स्ट्रांग हो जाता है ना, तो फिर उसका दिल नहीं करता किसी को धोने ज्यादा। नहीं, लेकिन फिर भी हमारी 1-2 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं जो आज तक बात होती है, तो हमने काफ़ी लोगों को धोया है, ऐसा नहीं है नहीं धोया। वो 2 जो लड़ाइयाँ हैं उसमें हमने बहुत मार कुटाई की है।
कुछ आज का ज़माना होता तो मैं शायद नहीं करता, क्योंकि आज के ज़माने में वो सोशल मीडिया पे आ जाता, फ़ोन में आ जाता, लोग उसके वीडियो बनाते थे। उस ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं था। तो वो जो 2 लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं, बहुत बड़ी हुई 2 हैं। लड़ाइयाँ, 2-3 लड़ाई, 2 लड़ाइयाँ तो अब ऐसा है 2 युद्ध, युद्ध टाइप थे, 2 बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई क्या हैं। थी लड़ाइयाँ सर, बताओ, हाँ, शॉर्ट वही में सुना दीजिए। सुनना चाहता तू? हाँ, शॉर्ट में सुनाइए। भाई हमारी सिस्टर थी, वो कॉलेज में थी मीठी बाई में ही। हम सुबह जाते थे, हम सीनियर थे, वो जूनियर थे। तो वो जब जाती थी तो 4-5 लड़के नेशनल कॉलेज से आते थे और वो तंग करते थे सब लड़कियों को, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते थे। तो मेरी सिस्टर के भी ऊपर कमेंट पास होता तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने आके हमें बोला, भाई ऐसे ऐसे लड़के आते हैं और सबको तंग करते हैं, मेरे को भी कुछ बोल दिया। मैंने कहा तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? बोले क्या करें, वो ऐसे डेंजरस से लग रहे हैं। हमने कहा हम आते कल। हम चले गए 4-5 लड़के। हमको समझ में आ गया यही है गाड़ी, इम्पोर्टेड से गाड़ी आई उनकी, वो बैठ गए डिक्की पे और सारी लड़कियों को छेड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई ने बोला बिंदु बात नहीं करनी। मेरा भाई पंजाब में अभी रहता है, लेकिन वो बोले बात नहीं करनी, पहले मारना है फिर बातें होंगी। ठीक है। तो हम 4-5 गए और उनको दे धनादन मार मार के उनकी नानी याद करा दी। सॉरी बोलने लग गए। गाड़ी में बैठे, जैसे गाड़ी निकाली बोला साला देख लेंगे तुमको तो सरल। अब तो ये क्या चीज़ है, इतना मार खा के बोलते देख लेंगे। तो हमारा कॉलेज के 100-200 लड़के तैयार हो गए अगले दिन के, साला चलो नेशनल कॉलेज। हम नेशनल निकल गए, वो यहाँ आ गए। अच्छा, वो यहाँ आ गए तो वो उनको पता चला कि हम वहाँ गए, तो वो वापस वहाँ आ गए। बीच में कहीं नहीं मिले। हाँ, और फिर बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अच्छा, युद्ध। लेकिन एंड में किस्मत अच्छी है कि एंड में हमारे दोस्त फंस गए थे। मोहम्मद मुरानी, जो मुरानी फायक्स वाले, और बबलू करके है, ये जो करम कुटी सरदार जो है, वो फंस गए गाड़ी में और कोई उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा था। तो एक्चुअली तो हम लोग भाग गए थे, क्योंकि किसी के पास कुछ ना कुछ था, जो आवाज़ आ गई सारे भाग गए। लेकिन गुड लक ये हो गई कि उसकी गाड़ी टूट रही तो मैंने रेयर व्यू में देख लिया। तो मैंने भी गाड़ी में से कुछ निकाल के बाहर निकला तो वो भाग गए। तो एंड में हम खड़े रह गए। तो जीत गए हम। रियल में हम हार रहे थे लेकिन हो गए जीत। तो वो जब तो लड़ाई ने इस तरह से दिशा मोड़ दी। हाँ, दिशा मोड़ गई, वो जो भी ऊपर वाला करता है। तो अगले दिन रिजवी, सारी रिजवी की फैमिली और सारे हमारी फैमिली, सनी देओल दोनों पिक्चरों का हीरो, उनकी भी पिक्चर का हीरो सनी देओल, हमारी पिक्चर का भी अर्जुन बन रही है हमारी, उनकी जोशीले बन रही है। तो उन्होंने कहा साला सनी देओल ने बोला भैया आपस में क्यों लड़े हैं, सब सेटल कराओ। तो वो सेटल की मीटिंग हुई सनशाइन होटल में, हमें यहाँ खड़ा किया गया, वहाँ सिप्ती हसन रिजवी बैठा, यहाँ करीम मुरानी बैठा, उसके पीछे हम खड़े हैं, सारे खड़े हो गए, हाथ मिलाओ। तो सारों ने हाथ वाथ मिलाया एक दूसरे से, बोला आज के बाद ये झगड़ा यहीं समाप्त। तो वो समाप्त हो गया। उसके बाद उनकी गैंग में से जो एक आध आदमी, वो बाद में बॉम्बे का भी डॉन बन गए थे कुछ, बहुत डेंजर आदमी। तो ये ऐसे झगड़े जो है ये ऐसे होते हैं। तो झगड़ा करना बहुत गलत बात है, मार कुटाई करना बहुत गलत बात है। बच्चों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कभी ऐसा मत करो। तो ये हमारे बिंदु सिंह जी हैं और हमने बिग बॉस से लेकर आज तक, अभी तक इनको देखा और हर बार कुछ ना कुछ नया हमको इनके अंदर देखने मिलता है। जैसे कि और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे महसूस हो रही है, वो आपको भी हो रही होगी, कि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है यहाँ पे, सब ऑर्गेनिक है, सब नेचुरल है और सच्चाई के साथ भरा हुआ है। तो सर, हमारा पॉडकास्ट अभी जारी है, तो अभी हम पॉडकास्ट के एक बहुत अहम सेगमेंट पे आ गए हैं, जिसको हम रैपिड फायर कहते हैं। अल्फा टॉक्स रैपिड फायर। यस सर। लेकिन ये रैपिड फायर ज़रूरी नहीं कि आप एक शब्द में जवाब दो, थोड़ा सा आप उससे एलिब्रेट भी कर सकते हो। तो मैं आपसे यहाँ पे कुछ सवालात करूँगा, जिसमें आपको अपने इसी अंदाज में हमको जवाब देने। तो आर यू रेडी? यस। ओके सर। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या बनते? एक्टर नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं एक्टर नहीं होता। जब मैं स्कूल में मुझे पूछते थे कि क्या बनोगे, तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक्टर बनना है, लेकिन मैं लिखता था पायलट, डॉक्टर, ऐसा कुछ लिखता था, जबकि वो बनना नहीं था। टर जरूर लिखते थे। हाँ, टर लिखते थे। हाँ, एक्टर डॉक्टर यही लिखता है। टर लिखते थे। बच्चा क्या लिखता है? एक्टर डॉक्टर। डॉक्टर तो खैर कभी जिंदगी में बन नहीं पाता, लेकिन पायलट शायद बन सकता था, लेकिन पायलट भी नहीं। मैंने बचपन से ये जब से पेंट लग गया ना मुंह पे 71 में, तब से एक्टर ही सोचा। पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो नहीं होता तो शायद पॉलिटिशियन होता। शायद पॉलिटिशियन। अच्छा जवाब है आपका। आपके पिताजी का आपकी फिल्मों में काम करने के बाद आपके प्रति नजरिया बदला? मेरे पिताजी का मेरे फिल्मों में काम करने के बाद नजरिया बदला आपके लिए?
मेरे पिताजी का नज़रिया कभी नहीं बदलता था कोई भी बच्चे के लिए, वो खुश होते थे और जब वो फिल्म देखते थे उनको अच्छा मैं लगता ये था, सवाल बोला- क्यों कर रहा हूँ, हाँ, कितना खुश थे वो आपके काम से? वो खुश ही थे, खुश थे। हाँ खुश थे। मैं बहुत काम किया है। उनने कभी कुछ एक्सपेक्ट किया था आपसे कि यार तू यार ये बन, नहीं, वो तो चाहते थे कि बड़ा हीरो बने। बड़ा हीरो बन? हाँ, तो बड़ा हीरो बनने के लिए जब हमारी फिल्म लगी करण, तो वो सेमी हिट टाइप थी। बॉम्बे में बहुत चली, 1994। हाँ बॉम्बे में बहुत चली, दिल्ली में बिल्कुल नहीं चली। वो दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने आमिर के भाई की फिल्म लगाई थी, उसमें बहुत लॉस हुआ था। तो उसको लगा यार नए लड़के की पिक्चर, यार छोड़ो, खर्चा नहीं करना ज़्यादा, तो बहुत बुरी तरह के लिए लगाई थी उसने, तो वहाँ नहीं चली। बॉम्बे में 15 हफ्ते हाउसफुल भी चली है, तो वो बड़ी मिक्स हो गई। तो उसके बाद मेरा दिल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कुछ ज़्यादा जोश वाला नहीं था। तो पिक्चरें आती थी, मैं स्टोरी सुनता था, क्या है स्टोरी, नहीं करनी। तो बहुत रिफ्यूज़ भी करने लग गया। तो चूजी होने के चक्कर में लोग आना भी बंद कर दिए कि भाई ये साला बिंदु अपने आप को क्या समझता है, मेरी पिक्चर नहीं की, मेरी पिक्चर नहीं की। तो मुझे लगता था ये नहीं चलेगी, मुझे सुपरहिट चाहिए अब अगली पिक्चर। तो वो नसीब में नहीं लिखा था। और मेरा थोड़ा जब काम आता है उसको जब तुम ठुकराते हो तो फिर काम भी तुम्हें बोलता है अच्छा बेटा देखता हूँ तुझे। तो उसके बाद जब वो काम आना बंद हो गया तो मैं सोचा ये क्या हो गया भाई, ये अभी कोई आ ही नहीं रहा। फिर कोई आया टीवी लेके और बोला भाई बिंदु टीवी करेगा। मैंने क्यों नहीं, एक्टिंग तो एक्टिंग है। और फिर मैंने शो किया एक युग टीवी में। वो दिन के बाद मैंने बहुत टीवी की, 2-5 साल टीवी ही करता रह गया। फिर 2000 से पिक्चरें एंड टीवी दोनों करना स्टार्ट कर दिया। तो काम हमेशा, मुझे लगता है कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें मैंने टीवी या फिल्में नहीं की हों। जितनी मेरी ज़िंदगी है उसमें बचपन से करते ही जा रहे हैं और आज भी करते जा रहे हैं। हमारी फिल्म आएगी वेलकम टू द जंगल और सन ऑफ सरदार 2, और हम कुछ ना कुछ टीवी वीवी पे कुछ ना कुछ जब भी मौका मिलता है करते हैं। अलमारियों पर चढ़ने के अलावा आप कभी कहीं और किसी मामले में रंगे हाथ पकड़े गए? नहीं, वो एक फ्रॉड सा हमारे ऊपर केस हुआ था, IPL, वो तो नकली केस था, पॉलिटिक्स। उसमें श्रीनिवासन जी को निकालने के लिए केस किया गया था, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। लेकिन बाकी और कुछ हमने कुछ ज़्यादा लफड़े तो हमने बहुत किए हैं लाइफ के अंदर, कैसे वाले? सारे ही। सारे? हाँ सारे, हम लफड़ेबाज ही थे। उल्टे पुल्टे काम बहुत किए हमने, लड़ाइयाँ झगड़े उल्टे पुल्टे। उस ज़माने में क्या था ना, ये सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं था और कुछ भी चलता था, प्रॉब्लम नहीं होती थी। गाड़ी हम 8 मिनट में हम जू से लेके ओबरा तक गाड़ी ले जाते कौन देख रहा थे। है? वो ज़माने अलग थे। अब नहीं कर सकते, अब बच्चे अब कुछ भी नहीं, गलत नहीं कर सकते। अब हमें आदत पड़ गई है सीट बेल्ट पहनने की। लोग बता रहे हैं सीट बेल्ट क्यों लगा रहा है, या कोई नहीं। मैं कहता नहीं, सीट बेल्ट पुलिस के लिए नहीं लगाते, अपने लिए लगा रहे। तो ये अकल जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की अकल बढ़ती है, और मेरी भी अकल बढ़ चुकी है। अब मैं गलतियाँ नहीं करता, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की। बिंदु दारा सिंह जी, आशिक मिजाज कितने प्रतिशत हैं? बहुत, आशिक मिजाज में बहुत प्रतिशत था। और फिर एक दिन मेरी बेटी पैदा हो गई और उसके बाद आशिकी ख़त्म हो गई। आशिकी खत्म? तब समझ में आते भाई किसी की माँ बहन है कोई ना कोई, और ख़त्म। मेरी बेटी अब 18 साल की हो गई तो आशिकी 18 साल से बंद ही है। तो आज भी कोई पुराना मिलता है? पुराना जब मिलता तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने यार इसके साथ हाथ पकड़ा था, किस किया था, क्या था, याद भी नहीं है। तो ये ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी जी हमने। अच्छा, जैसे आपके मम्मी बहुत गुस्से वाली थी, तो भाभी कैसी हैं? अब भाभी मेरी जो मेरी बीवी है, वो अभी पहले मैंने शादी की थी फारा से, उससे मुझे बहुत ही फैंटास्टिक बेटा पैदा हुआ है, फतेह फिल्मों में आएगा, लेकिन वो बहुत फंसी है। वो चाहता है कि उसकी फिल्म सुपर हिट हो, तब तक वो फिल्म ही नहीं करता। वो जो भी स्टोरी सुनता है वो उसको पूरा फिल्मी कीड़ा है। उसको लगता है ये इसका ये पॉइंट ठीक नहीं है पापा, ये नहीं चलेगी। वो बहुत ही समझ नहीं आ रहा क्या है। मैं उसको बोला सारी पिक्चरें साइन कर ले, 5-6 सब कर ले, कोई ना कोई चल जाएगी। लेकिन वो अलग टाइप का है, आजकल का बच्चा है, दूसरे काम कर रहा है, बिजनेस भी करने लग गया है। तो वो जब मेरा फारा के साथ नहीं हुआ तो बेटा तो है एक फैंटास्टिक सन। और मैंने सोचा था वापस शादी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे माँ बाप चाहते थे मैं वापस शादी करूँ। उन्हें लगा कि बहुत ज़रूरी है कोई पार्टनर हो लाइफ में, अकेले नहीं जी सकते। तो मेरी शूटिंग पे भी औरतें आ जाती थी अपनी बेटी लेके, मम्मी भेज देती थी। तो मैं मम्मी को बोला ऐसा नहीं होगा, मैं शादी उससे ही करूँगा जिसे मैं चाहूँ। तो उन्होंने कहा तू जिससे शादी करना कर ले। और तब ये दीना मेरी ज़िंदगी में आई। तो मुझे तो लगा था मैं अकेला रह लूँगा, लेकिन मम्मी डैडी बोलते नहीं, अकेला नहीं जी सकते, तुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं कहा मैं उससे करूँगा जिसे मैं चाहूँ। वो मम्मी बहुत भेज रहे थे, लोग शूटिंग पे आ जाते लोग लड़की दिखाने के लिए, बड़ा इरिटेशन होती थी। और फिर डीना मिली। डीना जब मिली तो मुझे लगा यार ये लड़की बहुत अच्छी है और इसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकता हूँ। माँ बाप से मिलाया,
आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी और मेरी माँ जो वो अलग सोच के थे। हमारे घर के अंदर हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई 5 बच्चों ने सबके साथ शादी की हुई है। कैन यू इमेजिन आवर फैमिली? हमारे फैमिली में कोई ऐसा नहीं था। सेकुलर है। हम लोग इंडिया फर्स्ट वाले हैं, इंडिया फर्स्ट वाले एंड इंसानियत फर्स्ट वाले हैं। इंसानियत फर्स्ट तो फिर ये शादी हुई और फिर एक ब्यूटीफुल बेटी हुई। बेटी भी शायद मुझे लगता है फिल्मों में ही आएगी, इतनी सुंदर है और इतनी टैलेंटेड है। अभी 18 साल की हुई है, उसकी एजुकेशन चल रही है अभी। लेकिन दोनों, मुझे ये बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए कि मेरा बेटा पहली शादी से और मेरी बेटी दूसरी शादी से, वो बहन भाई हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करें और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें। तो ऊपर वाले की दया से बिल्कुल वैसा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड उन्हें पता है कि वो दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। तो यही मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं फारा मैम की बात करना चाहूँगा कि क्यों हो गया सर? फारा मैम के साथ बहुत ब्यूटीफुल लाइफ मैंने बहुत साल बिताए। वंडरफुल, वेरी फुली इन लव, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। लेकिन वो भी बहुत गुस्से वाली थी और मुझे भी, आपको पता है, कभी कभी गुस्सा आता ही है। तो एक दिन ऐसा गुस्सा आया हम दोनों को कि हमें लगा यार ये गलत है, इसके आगे हमारा नहीं चल सकती ये शादी। लेकिन तब तक फतेह पैदा हो चुका था। तो फतेह इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। शी लव्स हिम, शी इज़ अ फैंटास्टिक मदर। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए निछावर कर दी है। मैं अपने बेटे को उस तरीके से ज़िंदगी में पाल नहीं सकता था जिस तरीके से फारा ने पाला है। तो जो भी डिसीजन था, मुझे लगता है कि फारा हैविंग द सन वाज राइट। आज मैं लड़ के झगड़ के अपने बेटे को कोर्टों से थ्रू खींच लेता और ये प्यार और ये संस्कार और सब कुछ के साथ मैं उसे नहीं पाल पाता। वैसे ही मेरी बेटी है, अभी दीना है, शी इज़ अ ग्रेट मदर। तो दोनों में किस्मत वालों के मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शरीफ और वेल बॉटम हैं माँ की वजह से। मैं उनका बाप हूँ, लेकिन वो दोनों मेरी जान बसती है। पर उनकी अपब्रिंगिंग और उनके संस्कार सब कुछ में, आई थिंक मदर्स हैव प्लेड द मेजर रोल। कमाल की बात है। और अब हमारे इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल, क्योंकि ये सार्वजनिक सवाल है, मैं ये कहूँगा, और ये सभी लोगों की ओपिनियन, सभी लोगों की राय जानना ज़रूरी होती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ या आर्टिस्ट के साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, तो उनकी क्या सोचना, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। तो आज की तारीख में जो देश का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जो भी चल रहा है आसपास, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखो, मुझे लगता है कि हमारे देश में मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से इस देश को मिले, तो ये देश सही दिशा में चलने लग गया है। उससे पहले ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा चलता था। आपको लगता था हमारे कंट्री का क्या होएगा। मैं हमेशा यही सोचता था क्या है ये, क्या हो रहा है, क्या है। तो जब से मोदी जी आए, कंट्री ऐसे चलने लग गया है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बहुत हार्ड कंट्री है। इसमें हर आधे 50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थिंकिंग चेंज हो जाती है। स्टेट्स ये नहीं समझ पा रहे कि हम एक कंट्री हैं इंडिया। सारे स्टेटों को लगता है हम अलग हैं, वी आर नॉट वन। तो वो जो बात है, उसकी वजह से ये देश थोड़ा पीछे रहता है। लेकिन बाकी मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश को आगे लेके गए हैं, जो उनका विजन है, इट्स अनबिलीवेबल। मुझे लगता है इस देश को एक भगवान टाइप का इंसान मिला है। एंड आई फील कि आज से 40-50 साल के बाद उनकी मूर्ति पूजी जाएगी। तो मेरा इतना ज़्यादा विश्वास है। और ये मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी ने 2014 में 2012 ही पास्ट अवे। 2010 में बहुत स्कैम हो रहे थे, ये स्कैम, कोल स्कैम, फैंस का ये स्कैम, वो जो फ़ोन वाला स्कैम भेज दिया पूरा फ्री में। तो डैडी बहुत अपसेट थे। मुझे ऊपर बुलाया टेरेस पे, बोला बिंदु यार बड़ा रॉन्ग हो रहा है, देश का भट्टा बिठा दिया कांग्रेस ने। देखना इस बार बीजेपी जीतेगी 2014 में और अडवाणी जी नहीं बनेंगे। तो 2010 में बोले अडवाणी जी नहीं बनेंगे। मैं कहा ऐसे कैसे, अडवाणी जी तो बनेंगे, और कौन बनेगा बीजेपी का? बीजेपी का फेस ही वो है। हाँ, तो बोला नहीं मोदी बनेगा। मोदी कैसे बनेगा? बोला मोदी बनेगा और फिर वो 3 बार जीतेगा। उस 15 साल में तुम्हारे बच्चों को एक ऐसा भारत देके जाएगा जो बहुत सॉलिड पावरफुल होएगा। और डैडी चले गए 2012 में। जब 2014 की इलेक्शन खत्म हुई, तो 2014 के इलेक्शन से थोड़ा सा पहले सडनली अडवाणी जी के साथ साथ मोदी जी का भी नाम आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे डैड की याद आई कि अरे यार,
कि किधर ये तो नहीं बन जाएगा, और सच्ची वो बन गए। जो अब इलेक्शन खत्म हुई तो बन गए। तो अगली टाइम जब इलेक्शन आई 2019 में, तो सबसे पहला ट्वीट मैंने मारा था, अब की बार 300 पार, क्योंकि मैं श्योर था कि डैडी ने जो बोल दिया वो तो होना ही होना है। और 2019 में वो जीते। 2024 में भी मैंने बोला था, लेकिन आई थिंक कुछ बैड लक हो गई, जो इंडिया वालों ने आई थिंक कुछ यूपी में सीट्स सही नहीं बटी, जो भी है, तो जो पावर से आना चाहिए थे वो नहीं आए। लेकिन योगी जी, मोदी जी, ऐसे लोगों को जब आप जिताओगे जिन्हें अपनी परवाह ही नहीं है, सिर्फ सेवा भाव से वो जी रहे हैं और देश के बारे में ही सोच रहे हैं, तो देश तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के, और इस देश के तमिल, मामिल, ये वो, मराठी, गुजराती, पंजाब, सब ये सोचें कि हम सब भाई हैं, हम सब ने एक साथ एकजुट होकर चलना है और देश को आगे बढ़ाना है। हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा भविष्य हमें चाहिए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज ऐसे लीडर जो हैं, जो दो लोग, जो स्पेशली ये दो लीडर, दे ओनली थिंक अबाउट द नेशन, दे ओनली वांट टू वर्क फॉर द नेशन, दे ओनली वांट टू हेल्प द पीपल। तो ऐसे लोगों को कभी हारने देना नहीं चाहिए। और बहुत ज़ोर से आई थिंक योगी जी फिर से यूपी जीतेंगे अगली इलेक्शन में। मुझे लगता है पूरा का पूरा यूपी उनको वोट देगा, बिकॉज वो, यानी लगता है कि बहुत कट्टर हिंदू हैं या ऐसा कुछ हैं, लेकिन वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। वहाँ का मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है। बहुत अच्छा स्टेट चल रहा है। यही मेरा ड्रीम है कि हमारा इंडिया पूरा का पूरा खुश रहे और कोई जात पात में हमें बांटने की कोशिश ना करे। जो काम करता है उसे जिताओ और जो नहीं करता उसे भगाओ। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक दमदार शख्सियत के मालिक हालांकि ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जो दमदार शख्सियत का मालिक होता है वो दमदार तरीके से अपनी बात को बेधड़क अंदाज में और बिना किसी के परवाह किए हुए सच्चे दिल से लोगों के सामने रखता है। और वैसे ही बातचीत हमारी आज बिंदु जी से अल्फा है भाई, अल्फा, अल्फा टॉक्स में, और इज अल्फा मैन। और बहुत अच्छा लगा और इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब अपने ही अंदाज में दिए, जिस तरीके से हमेशा हम बिंदु जी को देखते आए हैं। तो हम सर आपके लिए, आपकी खातिरदारी के लिए अल्फा टॉक्स की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हम एक छोटा सा अदना सा तोहफा आपको देना चाहेंगे अभी, तो प्लीज़ उसे लाया जाए। और सर ये आप क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसमें कुछ हेल्थ वर्धिक चीज़ें भी हैं आपके लिए। पर ये छोटा तो नहीं लग रहा भाई। सर बहुत छोटा है सर। क्या ये भाई, वाह, ओहो, मैक्स प्रोटीन। मैक्स प्रोटीन, ओह माय गॉड, मैक्स प्रोटीन, वेरी गुड। ये conscious- मैक्स प्रोटीन मैं खाता भी रहता हूँ, मेरे घर में आता भी रहता है। बहुत खुशी की बात है। बहुत चीज़ें मिक्स है इसमें, अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें। तो भाई ये तोहफा, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइम, अलग अलग चीज़ें, अलग 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 टाइम के लिए। कमीने, साइलेंस। आज ट्यूसडे है, खबरदार ऐसी बात की तो सबसे पहले सर बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे शो पर आए और मज़ा आ गया। थैंक यू मयंक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रशंसकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और देशवासियों के लिए अगर कुछ छोटा सा कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज़। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी, जिनने हनुमान जी की इतनी सेवा की, जो हमेशा यानी बहुत ही वंडरफुल लाइफ उनने लीड की, उनने 2014 में 12 में चले गए, लेकिन आई थिंक 2009 के आसपास या 8 के आसपास उनने एक पोएम लिखी थी, तो उससे मैं आपको अलविदा कहूँगा। उन्होंने लिखा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के इन पुतलों को कुदरत ने बनाया और फिर इनका नाच देखने के लिए उस्तादों को रचाया। उस्तादों ने अपने अपने ढंग से सभी सेवकों को कुदरत तक पहुंचने का रास्ता बताया। अब कुदरत एक, रास्ते अनेक, कर दिया भाई भाई को एक दूसरे से पराया। एक कहता है मेरा रास्ता अच्छा है, दूसरा कहता है मेरे तेरे से अच्छा है, तीसरा कहता है मेरा तुम दोनों से अच्छा है, चौथा कहता है तुम तीनों से अच्छा है। सदियों से चली आ रही इस बहस का आज तक अंत नहीं हो पाया और यहाँ से करोड़ों चले गए, लेकिन एक भी वापस नहीं आ पाया जो कर सकता था सारे झगड़ों का सफाया। वारी कुदरत तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया। और आपके पिताजी ने भी इस कविता के जरिए क्या बताया डायरेक्ट उन्होंने बताया कि भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? ये पानी, ये हवा, ये किसी की है क्या? किसी का हक है? कोई रिलीजन का हक है इसके ऊपर? नहीं है। ये धरती हम सबकी माँ है और हम सब अगर एक हो जाएंगे तो ये जो वॉर्स चल रही हैं यूक्रेन में, रशिया में,
पाकिस्तान वालों में, इंडिया में, ये अभी ईरान में, इज़राइल में ये क्यों चल रही हैं? हम क्यों वेपन्स बना रहे हैं? जब हमें पता है वेपन्स डिस्ट्रक्ट करेंगे, सिर्फ बुरी काम करेंगे। वही पैसे आप लगाएं कैंसर के लिए, वही पैसे आप लगाएं खेतों के लिए, वो सब रिसर्च उसमें डालें। एक ब्यूटीफुल मदर अर्थ बच्चों को देके जाएं। आप ठा 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 करते जा रहे हो तो मदर अर्थ इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर एंड इट विल बी डेवस्टेशन। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ, तो यानी आई थिंक द गवर्नमेंट्स नीड टू वेक अप एंड इट शुड बी वन वर्ल्ड वन पीपल। तो नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, अपने देश से प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। और इसी बात के साथ और इसी अंदाज के साथ और सर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अल्फा टॉक्स में। फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।